भाई साहब दिमाग जो है ना इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो चुका है। इतनी भयानक लेवल की टेस्टिंग कर डाली हमने एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई इंटरनेट पे इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको मिलने वाली है जो लेवल की डिटेल आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको इस फोन के बारे में। तो अगर आपको खरीदना होगा तो सारा कंफ्यूजन तो दूर कर दूंगा, इतना तो पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मतलब आज के टाइम पे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर दो ही स्मार्टफोन है जो अल्ट्रा फ्लैगशिप कैटेगरी के माने जाते हैं। बहुत सारे स्मार्टफोन हैं लेकिन जब लोगों का 1 लाख रुपए के ऊपर का बजट होता है तो उनको लोग गिनते ही नहीं है, सिर्फ ये दो फोन में कंफ्यूज रहते हैं। एंड अगर आप लोग भी ये दोनों फोन में कंफ्यूज हैं तो भाई ये एक ऐसी वीडियो है जो देखने के बाद में सारी कंफ्यूजन अगर नहीं खत्म हो गई तो जो बोलोगे वो हार जाऊंगा। बाकी अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके जाना। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ी लंबी होगी फॉर श्योर, तो पॉपकॉर्न लेके बैठो, मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टोरेज एंड प्राइस वेरिएंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले दोनों का जो बेस वेरिएंट है वो 256 GB स्टोरेज एंड 12 GB रैम के साथ में आता है। आईफोन स्टार्ट होता है 1,50,000 से। S26 अल्ट्रा जो है ये 1,40,000 से स्टार्ट होता है। फिर उसके ऊपर आपको मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं और उसकी प्राइसिंग जो है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। जो आईफोन है इसके अंदर आपको मैक्सिमम 2 TB का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वेयरएज सैमसंग के अंदर 1 TB का मैक्सिमम ऑप्शन है स्टोरेज में, लेकिन रैम में 16 GB का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी कलर्स की बात करूं तो मेरे पास ये ब्लू जैसे दिखने वाले कलर्स हैं लेकिन नाम बहुत अलग अलग है। आईफोन के अंदर 3 कलर आपको देखने को मिल जाता है, कॉस्मिक ऑरेंज, डीप ब्लू जो मेरे पास है एंड एक सिल्वर कलर है। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल फेवरेट सिल्वर होगा, आप लोग कलर्स अपने हिसाब से चूज कर लेना। सैमसंग की बात करूं तो यहाँ पर 6 कलर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, 2 सिर्फ वेबसाइट एक्सक्लूसिव है, बाकी वॉयलेट कलर है, व्हाइट है, ब्लैक है, स्काई ब्लू है, पिंक है, गोल्ड है, सिल्वर शैडो है, पता नहीं नाम शायद सही है, ऐसे ही है। मैं स्क्रीन के ऊपर सब स्मार्टफोन्स के कलर आपको दिखा रहा हूं। मेरे को ये पर्टिकुलर ब्लू कलर काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड यही इनका हीरो कलर है इस साल का। आईफोन की बात करूं तो वो इसका हीरो कलर वो ऑरेंज वाला है, बट वो बहुत ज्यादा लाउड है मेरे लाइकिंग के हिसाब से। बट अगर आपको थोड़ा सा शो ऑफ करना है एंड आपको ये दिखाना है कि भाई आपके पास 17 प्रो मैक्स है तो वो कलर ज्यादा सेंसिबल है, वो थोड़ा दूर से नजर में आता है। जैसे गाड़ी के ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगा होता है ना भाई, आंख में सीधा चुभता है, वैसा टाइप का वो कलर है। तो वैसे टाइप का अगर आप कलर पसंद करते हो, थोड़े झटैक टाइप के, जैसे पहले रणवीर सिंह हुआ करता था, एकदम झटैक रिफ्लेक्टर टाइप का कपड़ा पहनने वाले टाइप के इंसान हो आप, तो आपको मजा आएगा वो कलर में। खैर दोनों फोन का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो भी सिमिलर है। स्लाइटली आईफोन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बेटर है, थोड़ा जो उसका पैकेजिंग मटेरियल है वो थोड़ा बेटर है, बट इट डज नॉट मैटर भाई। आप कौन सा बॉक्स लेके चाटने वाले हो, बॉक्स ओपन करोगे दोनों के अंदर फोन देखने को मिल जाएगा, सिम कार्ड का इजेक्टर मिल जाएगा, कुछ पेपर वर्क मिल जाएगा एंड एक USB Type-C to Type-C केबल मिल जाएगी, बस। नो चार्जर ऑफ कोर्स। वैसे एक चीज मैंने बताना भूल गया, ये दोनों भी फोन मैंने खुद के पैसे से बाय करे हैं। यहाँ पर दोनों भी ब्रांड से कोई मेरा अफिलिएशन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन है या जो भी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल बायस फ्री है। बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ठीक है, एकदम फ्री माइंड रख के वीडियो देखो, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई डिजाइन एंड लुक्स की सबसे पहले, ठीक है। तो आईफोन 17 प्रो मैक्स की बात करूं तो इसका जो बैक पैनल है एंड मतलब बेसिकली इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। पहले पूरा बैक जो है ग्लास हुआ करता था, अभी ये पूरा पोर्शन खाली ग्लास है। बाकी यहाँ पर एक लंबा सा कैमरा मॉड्यूल दिया है, थोड़ा डिजाइन अलग है, हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल है एंड इसका फायदा भी होता है, प्लस सामने के साइड में डायनेमिक आइलैंड है, तो दिखने में भाई फोन अच्छा है, कोई मेजर इशू नहीं है एंड डिफरेंट दिखता है, ये समझ लो। और दूर से लोग पहचान जाते हैं कि भाई हाँ मेरे पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है, मैं बहुत पैसे वाला हूं। वैसे सैमसंग की बात करूं तो सैमसंग ने भी चेंजेस करा है, जो अपना साइड का फ्रेम वगैरह है उसको स्लाइटली राउंड किया है, लेकिन वो दिखने में नहीं समझ में आता है। हालांकि ये जो इधर का राउंडनेस है ये दूर से भी देखने से समझ में आता है। खैर थोड़ा ये बॉक्सी टाइप का डिजाइन है एंड इसका भी एक आइकॉनिक लुक है, मतलब ये फोन भी देखने पे ये समझ में आता है हाँ भाई सैमसंग का सबसे महंगा वाला फोन इंसान चला रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आता दूर से देखने से कि भाई ये लेटेस्ट वाला है, समझ लो। जैसे 17 प्रो मैक्स जो है वो क्लियरली एक यहाँ पर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देता है कि भाई आप 17 प्रो मैक्स मतलब अमीरियत है आपके पास, वैसा इसके अंदर नहीं है। खैर इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा ये यहाँ पर कैमरा आइलैंड टाइप का बोलेंगे वो डाल के रखा है, तो कुछ लोग जिसको पता है उनको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ S26 अल्ट्रा आप लोग चला रहे हो। बाकी स्मूथ मैट फिनिश वाला पैनल है, दिखने में भाई काफी खूबसूरत है। आगे के साइड में बेजल्स दोनों की काफी ज्यादा कम है, मतलब मैं बोलूंगा कि
आईफोन की स्लाइटली और भी कम है सैमसंग के कंपैरिजन में। लेकिन देखो लुक्स जो है बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है, तो किसी को ये फोन पसंद आएगा, किसी को ये फोन पसंद आएगा। लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे को दोनों फोन काफी अच्छे लगते हैं भाई, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। एंड अगर बात करूं इन हैंड फील की, तो वहां पर देखो आईफोन जो है ना थोड़ा सा थिक है, 8.75 mm है, और जो सैमसंग है वो 7.9 mm है, और आईफोन हैवी भी है, 231 ग्राम है, ये 214 ग्राम है। उसके बावजूद भी मेरे को आईफोन मच बेटर एंड मच मोर कंफर्टेबल लगता है। उसकी वजह यह है कि भाई पीछे से इन लोग ने इसको घुमा के एकदम राउंड कर दिया है, तो ये भाई हाथ में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट बैठता है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है और बहुत ज्यादा लाइट वेट लगता है। हालांकि सैमसंग को भी इन लोग ने इस बार साइड से जो पीछे का ये हिस्सा है इसको और भी ज्यादा राउंड किया है, इसको भी राउंड किया है, बट उसके बावजूद भी इससे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील मेरे को सैमसंग के अंदर आती है। एंड अगर मैं बिना कवर के यूज करने की बात करूं तो वहां पर मच मोर कंफर्टेबल एक्सपीरियंस आपको आईफोन के अंदर देखने को मिलेगा, ज्यादा सॉफ्टवेयर, ज्यादा प्रीमियम आपको आईफोन देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट अगेन ये भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है, बट सब्जेक्टिव क्या चीज नहीं है, वो इसका वॉबल। मतलब मैं अगर टेबल पे रखता हूं बिना कवर लगाए, देख रहे हो नाच रहा है आईफोन, क्योंकि यहां पर इन लोग ने बड़ा सा कैमरा आइलैंड डाल दिया, इसकी वजह से इसका वॉबल बहुत कम हो गया है। हालांकि अभी भी है, बहुत तेज दबाएंगे तो, लेकिन भाई दिस इज वेरी वेरी बैड भाई। खैर ये दोनों पॉइंट बहुत सब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट की बात करेंगे जो है ड्यूरेबिलिटी। देखो आईफोन ने भी अपना जो मटेरियल है उसको डाउनग्रेड किया टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पे, सेम सैमसंग ने भी किया टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पे। लेकिन आईफोन का जो पूरा बॉडी है वो यूनी बॉडी डिजाइन है, ठीक है, ये भी साइड का फ्रेम भी एल्यूमिनियम है, पीछे का ये पूरा पोर्शन जो कैमरा आइलैंड है ये भी एल्यूमिनियम का है। इसके वजह से कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि भाई एल्यूमिनियम इज मच सॉफ्टवेयर देन टाइटेनियम, तो गिरता है तो उसके ऊपर बहुत सारे डेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेराज इसका जो खाली फ्रेम है, जैकेट है, वो ही एल्यूमिनियम का है, तो इसके ऊपर डेंट्स आने का चांस थोड़ा सा कम रहेगा। मतलब डेंट तो दोनों पे आएगा, लेकिन ये क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम एक्सपोज नहीं है, इधर ग्लास है तो सीधा ग्लास टूट जाएगा, डेंट वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। ये गिरेगा तो इसका डेंट आएगा, बहुत गंदा दिखेगा भाई, इतना आप लोग समझ लो। तो इस मामले में दोनों में अपना अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने बताया। लेकिन दोनों भी डाउनग्रेडेड हैं, एंड दोनों डाउनग्रेड करने के मतलब आईफोन डाउनग्रेड करने की वजह यह है कि भाई इसको थर्मल्स को अपने इंप्रूव करने का था, ऐसा एप्पल ने बोला था। सैमसंग ने ऐसा कुछ बोला नहीं, सैमसंग ने बोला कि भाई मतलब इनिशियली सैमसंग इज लाइक एप्पल ने किया तो हम भी कर ही लेते हैं, कॉपी करने में तो एक्सपर्ट हैं। खैर दोनों भी IP68 रेटिंग के साथ में आते हैं, एंड आई विश कि दोनों के अंदर IP69 तक की रेटिंग होती, एंड दोनों के अंदर वेट टच टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी, जो अगर डिस्प्ले के ऊपर पानी भी गिरा होता है, जैसे कुछ चाइनीज फोन के अंदर वेट टच वाला सिस्टम आता है, अगर फोन के डिस्प्ले पे पानी भी गिरा तो भी डिस्प्ले का टच बहुत अच्छे से काम करता है। ये टेक्नोलॉजी इन दोनों फोन के अंदर नहीं है। इसके डिस्प्ले के ऊपर पानी गिर जाए, दोनों के फोन के डिस्प्ले के जो टच एक्सपीरियंस है वो पगला जाता है, फोन कुछ भी करने लग जाता है, जो अभी चाइनीज फोन मच बेटर ऑफर कर रहे हैं। एनीवेयर IP69 रेटिंग जो है वो भी चाइनीज फोन्स के अंदर देखने को मिलती है, जो इसके अंदर नहीं है। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज मैं बोलूंगा इवन दो दोनों भी डाउनग्रेडेड है, बट आई वुड स्टिल से कि जो सैमसंग है वो थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल है इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप रेजिस्टेंस भी नहीं बोलूंगा उसको मैं, कम डेंट प्रोन है, ऐसा आप लोग समझ लो, क्योंकि ज्यादा मेटल एक्सपोज नहीं है। हालांकि जो ग्लास है आईफोन के अंदर सिरेमिक शील्ड 2 है फ्रंट में, सैमसंग के अंदर भाई इन लोग का गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 है। एंड उसके बाद में मैं पिछले 10 दिन से दोनों फोन को बिना कवर के एंड बिना स्क्रीन गार्ड के यूज कर रहा हूं, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। देखो लास्ट ईयर के जो आईफोन थे वो बहुत अच्छे थे इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, अगर गिरता तो ग्लास जल्दी टूटता नहीं, लेकिन भाई स्क्रैचेस अगर मेरे को लगता है फेदर से उसको रगड़ दूं तो उस पर स्क्रैचेस आ जाते थे। इस बार एप्पल ने मचा दिया, इसके ऊपर बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं आते, मतलब बिल्कुल भी नहीं आते, एक भी स्क्रैच मेरे को देखने को नहीं मिला इतने टाइम के यूसेज में, जो कि कमाल की चीज है। एंड सैमसंग के ऊपर भी मैंने बिना स्क्रीन गार्ड के यूज करा, एंड इसके ऊपर भी स्क्रैचेस नहीं है भाई। एंड मैंने जेरी एवरीथिंग की वीडियो देखी तो दोनों का जो स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो मतलब अगर आप लोग ग्लास नहीं भी लगाते हो तो भी इसके ऊपर स्क्रैच आने का चांसेस बहुत कम है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल से रब करते हो, सैंड वगैरह बीच वगैरह पे जा रहे हो, तो भाई सैंड से बहुत जबरदस्त स्क्रैच आता है, इतना समझ लेना, तो उससे बचा के रखना। उसके अलावा भाई स्क्रैच रेजिस्टेंस दोनों की बहुत ज्यादा तगड़ी है। हालांकि जो बैक पैनल है इस पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है, एंड जो आईफोन का इतना छोटा सा बैक है
इस पे सिरेमिक शील्ड 1 है, तो उसके ऊपर स्क्रैच आएगा, लेकिन ये ड्रॉप में थोड़ा ज्यादा अच्छा ड्यूरेबल है, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन भाई अगर टूटेगा बैक पैनल दोनों का तो सैमसंग का बहुत सस्ता है, उसके बारे में बात करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। खैर, अब सामने के साइड में आए और डिस्प्ले एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। ठीक है, दोनों के अंदर 6.9 इंच की स्क्रीन है एंड अगर मैं बात करूं डिस्प्ले के क्वालिटी की, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लाइक क्वांटिफाई समथिंग, क्योंकि उसकी वजह यह है, देखो पहले स्पेक्स की बात करूं तो 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको आईफोन के अंदर देखने को मिलती है, सैमसंग के अंदर लगभग 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ठीक है, रिफ्रेश रेट दोनों का 120 हर्ट्ज है। जो पीपीआई है मतलब शार्पनेस की बात करूं तो वहां पर सैमसंग के पास थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है, सैमसंग थोड़ा ज्यादा पीपीआई के साथ में आता है। ठीक है, एंड सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट ये है कि इनिशियली सैमसंग ने बोला था कि जो उनका डिस्प्ले का पैनल है वो 10 बिट पैनल है, बट बाद में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाला हुआ है मार्केट के अंदर एंड सैमसंग ने बोला कि भाई नहीं 10 बिट नहीं है, 8 बिट प्लस FRC है, मतलब वो 10 बिट को सिमुलेट करता है 8 बिट, नेटिव 10 बिट नहीं है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, जो मेरे को अभी रिसेंटली मालूम पड़ा है कि भाई ये एग्जैक्ट सेम पैनल सैमसंग का जो है वही सेम पैनल आईफोन के अंदर यूज हुआ है, विच इज सैमसंग का ओन M14 OLED डिस्प्ले। तो मतलब दोनों के अंदर एग्जैक्ट सेम पैनल है, 10 बिट नहीं है, दोनों भी 10 बिट नहीं है, दोनों भी 8 बिट FRC पैनल है, मतलब दोनों भी 10 बिट कलर को सिर्फ सिमुलेट करते हैं नेटिवली, दोनों भी 8 बिट पैनल है, इतना याद रखो आप लोग। बट ऑनेस्टली इन रियल वर्ल्ड इट डज नॉट मैटर। अब 8 बिट एंड 10 बिट में अगर आपको मालूम ही नहीं है क्या होता है तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, एंड जिसको मालूम है ये क्या होता है उनको भी फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना छोटा डिस्प्ले है, 8 बिट एंड 10 बिट में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जिसको नहीं मालूम, 10 बिट जो है वो 1 बिलियन कलर शो कर सकता है, 8 बिट जो है वो 16 मिलियन कलर शो कर सकता है। उसका मतलब ये होता है कि ग्रेडियंट वाले पार्ट में थोड़ा ऐसा बैंडिंग दिखती है 8 बिट में, जो 10 बिट में नहीं दिखती है, लेकिन इन लोग क्योंकि वो सिमुलेट कर पा रहे हैं तो इसके अंदर भी बैंडिंग उतनी नहीं दिखती है। बैंडिंग जिसको नहीं पता, इसके इधर पे लाइट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, जितना ऊपर लाइट जा रही है उतना डिम होते जा रही है। ठीक है, तो सोर्स से जितना दूर लाइट जाती जाएगी उतना डिम होती जाएगी, तो वो एकदम ब्राइट से डिमनेस के बीच का जो रास्ता है उसके बीच में ना ऐसा लाइनिंग दिखती है, उसको बैंडिंग बोलते हैं। तो वो 10 बिट डिस्प्ले जो है वो स्मूथ ट्रांजिशन दिखाएगा, जो 8 बिट डिस्प्ले उसमें लाइनिंग दिखेगी। बट टू बी ऑनेस्ट इतनी कोई बड़ी डील नहीं है। बात करूं डिस्प्ले क्वालिटी की, इट्स नॉट अ मेजर डिफरेंस, आपको अंधा नहीं कर देगा, बट धूप में भी मैंने देखा आईफोन ज्यादा ब्राइट रहता है। बट आईफोन अभी भी इवन आफ्टर ऑल दिस तिगड़म एल्यूमिनियम सब होने के बावजूद भी आईफोन जल्दी ब्राइटनेस ड्रॉप करता है धूप के अंदर, विच इज क्रेजी। मैंने टेस्ट कर रखा है भाई, आपको वो टेस्टिंग के पार्ट में दिखाऊंगा थोड़ी देर में। खैर, कलर्स की बात करूं तो सामने से अगर आप देखते हो तो दोनों के कलर्स बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है, बट जैसे आप थोड़ा सा ऑफ एंगल देखने की कोशिश करोगे तो उस मामले में आईफोन की डिस्प्ले इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ द कलर रिप्रोडक्शन। उसकी वजह यह है कि भाई सैमसंग के अंदर आता है एक नए टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले, बेसिकली इसके आधे पिक्सल्स जो है वो बंद होने की कैपेसिटी रखते हैं, जिसकी हेल्प से ये लोग ये प्राइवेसी डिस्प्ले का जो फीचर है वो दे पा रहे हैं। इससे होता यह है, ये सैमसंग का डिस्प्ले है विदाउट प्राइवेसी डिस्प्ले। नाउ प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करता हूँ, आधे पिक्सल ऑफ हो गए, देखे ये आधे पिक्सल ऑफ हो गए, तो शार्पनेस देखो कितना जबरदस्त ड्रॉप होता है। ठीक है, नाउ प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करने के बाद में जो मैक्सिमम प्राइवेसी अगर वो ऑन करूँ, ये देखा, ये देखो जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसके बीच बीच के जो पिक्सेल्स है वो व्हाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लैक है पूरे ग्रे दिखता है, एकदम वॉश्ड आउट इमेज दिखती है। कि मैक्सिमम प्राइवेसी ऑन कर लोगे तो जो आधे पिक्सल बंद है ना वो व्हाइट हो जाएंगे, जल जाएंगे, मतलब उससे होता यह है कि साइड वाले को बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि वो जो पिक्सल है आधे जो व्हाइट जले हुए हैं, अब वो तो व्हाइट हो गए, तो जो ब्लैक है वो ग्रेइश दिखने लग जाता है। ये एकदम बेकार क्वालिटी का IPS LCD डिस्प्ले दिखता है। लेकिन ये तो उसका कौन है, बट इसके प्रोज भी काफी सारे हैं। अगर आप लोग रेस्टोरेंट में बैठ के समझ लो कोई वीडियो देख रहे हो एंड आप ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हो कि बाजू वाला देखेगा आप कौन सा कंटेंट देख रहे हो तो आपको जज करेगा, तो आप वो प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन कर दो, फिर आपको कोई जज नहीं करेगा। आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन कर लो, कोई जज नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोग आर्ग्यू ये करेंगे कि भाई 200 रुपए का प्राइवेसी ग्लास आता है तो मैं अपने आईफोन के ऊपर लगा के वो सेम चीज अचीव कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है। आईफोन की डिस्प्ले ज्यादा शार्प दिखती है डिस्पाइट हैविंग मोर पिक्सल्स, तो हाँ कमी तो है लेकिन फायदा भी है, जैसे मैंने आपको बता दिया। बट
डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी है, कोई आपको मेजर इशू नहीं आएगा। मतलब अगर मैं कंपेयर करूंगा आईफोन की डिस्प्ले एंड सैमसंग S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले, देन सैमसंग S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले वुड इजीली विन। बट अगर इसके अंदर ये प्राइवेसी वाला फीचर नहीं होता, उसको मैं हटा दूं, तो इसकी डिस्प्ले काफी अच्छी है। लेकिन अगर वो डिस्प्ले का सेक्शन में ऐड करो तो इसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। अदरवाइज अगर आपको प्राइवेसी डिस्प्ले से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, देन क्लियरली भाई आईफोन की डिस्प्ले ज्यादा सुपीरियर है विदाउट एनी डाउट इन टर्म्स ऑफ द कलर्स, सैचुरेशन, एवरीथिंग। बेसिकली हर चीज में सैमसंग से ज्यादा सुपीरियर डिस्प्ले। हालांकि सेम पैनल है, उसके बावजूद भी सेम पैनल छोड़ो, सैमसंग की ही डिस्प्ले है आईफोन के अंदर भी, उसके बावजूद भी ज्यादा बेटर डिस्प्ले आईफोन की है। बाकी दोनों फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड मैं आपको सैंपल सुना रहा हूं। देखो ये सैमसंग है, ये आईफोन है। तो जैसा आपने सुना, तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि भाई लाउडनेस में सैमसंग थोड़ा ज्यादा लाउड फील होता है, लेकिन आईफोन जो है वो थोड़ा ज्यादा बेसी, थोड़ा ज्यादा फुलर फील होता है। हालांकि सैमसंग भी बुरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सैमसंग बुरा है। द डिफरेंस इज वेरी वेरी माइन्यूट, बट स्टिल जो आईफोन है वो थोड़ा सा फुल है, बहुत कम फर्क है, लेकिन समझ लो बहुत 19-20 का फर्क है। लेकिन सैमसंग इज डेफिनेटली लाउडर, यहां पर ये बोलूंगा, लेकिन क्रैकल नहीं करता तो सही है। हैप्टिक फीडबैक की बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है इवन इन 2026 haptic feedback of iPhone is much better and much more superior than Samsung। हालांकि Samsung का बुरा नहीं है, बट Samsung का थोड़ा सा कमजोर लगता है मेरे को। हैप्टिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग भाई Samsung वाले का, आईफोन वाले का है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। अब बढ़ते हैं ऐसे पॉइंट पे जिसका आप लोग को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। मैं बात करने जा रहा हूं भाई परफॉर्मेंस की। देखो आईफोन के अंदर और Samsung के अंदर ऑलमोस्ट सेम चिप यूज होती है। सेम चिप एज इन दोनों के अंदर जो चिप है वो 3 नैनोमीटर पे बना हुआ चिप है। दोनों चिप को TSMC ने फैब्रिकेट किया है सेम प्रोसेसिंग पे, 3 नैनोमीटर N3P बोलते हैं उसको शायद से, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक चिप जो है क्वालकॉम ने डिजाइन करा है, एक चिप का जो आर्किटेक्चर है वो एप्पल ने डिजाइन करा है, दोनों आर्म बेस्ड चिप है। लेकिन सिंपल सी बात बोलूं तो आईफोन के अंदर A19 प्रो चिप, सैमसंग के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 चिप देखने को मिल जाती है, ठीक है। दोनों के अंदर बहुत बड़े बड़े वेपर चेंबर लगे हुए हैं फोन को ठंडा करने के लिए। अब हमने एकदम एक्सट्रीम डिटेल टेस्ट करा है। देखो दोस्तों हमने ऑलमोस्ट 2 दिन का पूरा टेस्ट करा था एंड उसके बाद में दोनों फोन में अपडेट आ गया वापस से। अब हमको पूरे टेस्ट वापस रन करने पड़ेंगे। ये इतना हिल रहा है ना, इसको यूज ही नहीं कर सकते भाई, बहुत बुरा कंडीशन है इसका, तो इसके नीचे कुछ रखना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। देखो दोनों फोन जो है ना अभी 100% पे चार्ज हैं। पहले तो स्टार्ट करेंगे गीक बेंच से, तो CPU बेंचमार्क पहले रन करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर का बता दूं स्टार्टिंग में तो 29 डिग्री सेल्सियस है एंड यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर आईफोन में मच बेटर निकल कर 300 पॉइंट से ज्यादा है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर सैमसंग का मच बेटर निकल कर आया है। एंड द टेम्परेचर इज 32 डिग्री इन आईफोन, सैमसंग में 34 डिग्री है। सैमसंग का बैटरी भी 1% गिर गया, आईफोन अभी भी 100% पे है। नाउ लेट्स रन द GPU बेंचमार्क। आईफोन ने ऑलरेडी फिनिश कर दिया GPU बेंचमार्क, 46,000 का स्कोर करा है आईफोन ने एंड द टेम्परेचर इज 32.9 डिग्री सेल्सियस एंड इसका GPU स्कोर 23,000 आया। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट कंपेरेबल। इनका जो बेसिकली सिस्टम है कैलकुलेट करने का, ये OpenCL का यूज करता है, ये मेटल का यूज करता है, तो कैलकुलेशन जो है वो कंपेरेबल नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना Antutu बेंचमार्क। पिछले बार के मुकाबले इस बार बहुत बड़ा चेंज हो गया भाई। ये जो नया अपडेट आया 26.4 आईफोन के अंदर, जो टेस्ट है वो फिनिश हो चुका है। 40 डिग्री आया बेसिकली, आईफोन 40 डिग्री पे पहुंचा है एंड 97% बैटरी आ गई है भाई साहब, क्रेजी। ओके तो सैमसंग में भी अब जाके Antutu बेंचमार्क खत्म हो गया है एंड सैमसंग का भी टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री के आसपास हल्का सा गर्म है सैमसंग वाला फोन। एंड सैमसंग का जो बैटरी है वो 92 पे आ गया, तो दोनों अब 38 डिग्री आ गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट। ओके सैमसंग में फिनिश हो गया एंड द टेम्परेचर इज 38, 39, 40 डिग्री सेल्सियस एंड आईफोन में भी फिनिश हो गया एंड आईफोन में भी जो टेम्परेचर है वो अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस है। सो टेम्परेचर दोनों का सेम है विच इज क्रेजी। एंड यहाँ पर अगर आप स्टेबिलिटी का स्कोर देखते हो तो भाई पिछले बार के मुकाबले इस बार मच बेटर स्कोर में इंप्रूवमेंट है, क्योंकि सैमसंग के अंदर स्टेबिलिटी 75.6 है, आईफोन के अंदर स्टेबिलिटी 71.6 है। मतलब दोनों का बेस्ट लूप स्कोर ऑलमोस्ट सेम है एंड दोनों का लोएस्ट लूप स्कोर सैमसंग का थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करे भाई दोनों, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी
क्रेजी है भाई। दोनों का जो सरफेस टेम्परेचर है वो भी सेम टू सेम है। हालांकि सैमसंग जो है 85% पे आ गया है बैटरी वाइज एंड आईफोन 89% पे है। सो गाइस हमने सोलार बेट टेस्ट रन किया, हमारा कैमरा बंद हो गया था। सोलार बेट टेस्ट में अगर आप स्कोर देखते हो तो आईफोन के अंदर मच बेटर स्कोर आया है 10,400, इसके अंदर 9,700 आया है। जो एवरेज एफपीएस है 37 है सैमसंग में एंड आईफोन के अंदर 39.9 है। क्रेजी। तो डेफिनेटली अगर आप रे ट्रेसिंग वाले गेम खेलते हो जो ज्यादा बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है वो आईफोन के अंदर ज्यादा बेटर चलेंगे। ये बेंचमार्क करा तो डेली लाइफ में आप करने वाले नहीं हो। मेन आप डेली लाइफ में ऐप ओपन करोगे, ऐप क्लोज करोगे, ये सारी चीजें देखोगे ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐप ओपनिंग का टेस्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। अमेजॉन नहीं सॉरी इंस्टाग्राम आईफोन जीता है भाई, फ्लिपकार्ट में सैमसंग जीता है, एम इंडिकेटर में भी सैमसंग जीता है, यूट्यूब में सैमसंग जीता है, क्रोम में अगेन सैमसंग जीता है, क्रिक बस की वेबसाइट लोडेड है इसके अंदर भी लोड करके रख देते हैं। यूट्यूब म्यूजिक अगेन सैमसंग जीता है भाई, जियो हॉटस्टार अगेन सैमसंग जीता है, कैलकुलेटर सैमसंग जीता है, ओला यहाँ पर भी सैमसंग ने बहुत ही ज्यादा फास्ट ओपन किया है, ऊबर ओके यहाँ पर आईफोन जीता है, अमेजॉन यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम था, फ्लिपकार्ट यहाँ पर सैमसंग जीता है। एक्चुअली आईफोन के अंदर ना थोड़ा एनिमेट होकर लोगो वगैरह बाहर आता है, इसकी वजह से ऐसा लगता है थोड़ा स्लो खुल रहा है, लेकिन वो अपने नजाकत के साथ खुलता है। एंड अभी ना गेम्स ओपन करता है। देखो जो ये एप्लीकेशन है ऊपर के लाइट एप्लीकेशन, उसमें तो सैमसंग ही जीत रहा है। अब बड़े एप्लीकेशन की बात करूँ तो COD मोबाइल से चेक किया जाए, यहाँ पर भी सैमसंग जीता है भाई, क्रेजी। BGMI यहाँ पर आईफोन जीता, वो भी बहुत कम मार्जिन से। सबवे सर्फर्स यहाँ पर भी सैमसंग जीता आई थिंक सो। काइन मास्टर यहाँ पर आईफोन में पहले ही खुल गया भाई, काइन मास्टर 1080p 30fps 10 Mbps। स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। देखो ऊपर सैमसंग है, नीचे आईफोन है। वाओ डैम। हालांकि जो बार है वो पहले सैमसंग में फिनिश हुआ, लेकिन वो 100 पे जाके रुक गया। जो फाइनल रेंडरिंग है उसमें आईफोन ने बार स्लो कैसे फिनिश किया, लेकिन 100 पे जाके डायरेक्टली रेंडर कर दिया। तो काइंड ऑफ दोनों सेम ही यहाँ पर रेंडरिंग स्पीड रखे हुए हैं एज ऑफ राइट नाउ। अब रैम मैनेजमेंट देखेंगे। तो दोनों फोन में ऑलमोस्ट जो रैम मैनेजमेंट है वो सिमिलर है, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है। दोनों की स्मूथनेस भी काफी ज्यादा सिमिलर है। एंड अभी ये टेस्ट करने में हमको 1 घंटा 11 मिनट लग गया एंड सैमसंग जो है 78 पे आ गया है, आईफोन 83 पे है। सो डिफरेंस तो आ गया भाई। इसके पहले वाले टेस्ट में बैटरी लाइफ में सैमसंग जीत रहा था। सोचो सैमसंग ज्यादा बेटर लाइफ दे रहा था, क्योंकि इसका जो आई थिंक 26.3 वाला जो अपडेट था उसमें कुछ तो भी गड़बड़ था। अभी 26.4 में ये प्रॉपर अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा है। नाउ गाइस जस्ट टू बी श्योर, मैं अभी वापस से दोनों फोन को 100% पे चार्ज कर लिया हूँ एंड लेट्स डू द टेस्ट अगेन। बैटरी की बात करूं तो यहाँ पर आईफोन के अंदर 87, सैमसंग के अंदर 81% बैटरी है। क्रेजी। तो गाइस दोनों फोन में जियो 5G सिम कार्ड डाल के एंड 5G चालू कर दिया, वाईफाई ऑफ कर दिया है ताकि रात भर में खाली 5G चालू रहेगा। तो बिना कुछ काम किए आइडियली कितना बैटरी ड्रेन होता है वो देखना है। सैमसंग इज ऑन 80, आईफोन इज ऑन 86। तो 14 घंटा हो गया दोस्तों एंड आईफोन ने 14% बैटरी ड्रॉप करी है एंड सैमसंग ने 13% बैटरी ड्रॉप करी है 5G सिम कार्ड पर विदाउट एनी एक्टिविटी। दोस्तों हम दोनों फोन में अभी 4K 30 FPS पे वीडियो शूट करने जा रहे हैं, ठीक है, एकदम कड़क धूप में। गाइस देखो थोड़ी देर में ही अभी लगभग 1 मिनट के आसपास हुआ है, 1 मिनट 32 सेकंड एंड आईफोन ने अच्छा खासा ब्राइटनेस ड्रॉप कर दिया है। देखो गाइस 8 मिनट के आसपास हो गया। सैमसंग इज ऑन 44.6 डिग्री, ऑलमोस्ट 45 टचिंग। आईफोन इज ऑन 43। ओके सो 1 डिग्री या 1.5 डिग्री ठंडा है आईफोन। सामने की साइड से दोनों सेम है 42 डिग्री सेल्सियस। अगेन आप देख रहे हो अभी भी सैमसंग ज्यादा ब्राइट है भाई, ज्यादा विजिबल है। तो गाइस देखो 20 मिनट से हम शूट कर रहे हैं एंड सैमसंग कंसिस्टेंटली ज्यादा ब्राइट दिख रहा है एंड टेम्परेचर जो है 43-44 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, ठीक है। आईफोन का टेम्परेचर 42 से 43 के बीच में रह रहा है, मतलब 1 डिग्री आईफोन ठंडा रह रहा है, लेकिन उसी हिसाब से आईफोन का जो डिस्प्ले है वो भी थोड़ा सा डिम रह रहा है। तो नॉट अ मेजर डिफरेंस। अभी 20 मिनट तक के तो धूप में वीडियो दोनों मैंने रिकॉर्ड कर लिया, किसी ने भी बंद नहीं हुआ कोई भी फोन। एक्चुअली बहुत ज्यादा धूप, अभी एकदम एक्सट्रीम कड़क धूप नहीं है, मतलब सूरज इधर आ चुका है तो लगभग समझो ना 4 बार बज रहा होगा। दोनों भी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल टू टच है दोस्तों। दोनों का हम वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं
दोनों भी स्मूथ चल रहे हैं, अभी कोई ऐसा स्मूथनेस का इशू नहीं है। एंड देखो सैमसंग वाला लेकिन 4G पे शिफ्ट हो गया है, LTE प्लस। आईफोन में अभी भी 5G आ रहा है। एंड बैटरी की बात करूँ तो आईफोन 64 है एंड सैमसंग इज ऑन 58। आई डोंट नो व्हाई सैमसंग हैज शिफ्टेड टू 4G विच इज वियर्ड, क्योंकि यूजुअली मेरे यूसेज में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक चीज लेकिन दोस्तों हमने नोटिस किया है, पीछे का जो टेम्परेचर है देखो, सैमसंग में 43 है, आईफोन में 42 है, तो पीछे के साइड में अच्छा खासा ठंडे वाला एक्सपीरियंस जो है वो ये मतलब थोड़ा ज्यादा ठंडा रह रहा है इस पर्टिकुलर मेटल की वजह से। अब ना मैंने क्या किया है, 1 घंटे का वीडियो प्लेबैक करके देखेंगे। 548 हो रहा है एंड 5G पे वीडियो प्लेबैक करेंगे। इसमें सैमसंग में 53% बैटरी है एंड आईफोन जो है इसके अंदर 60% बैटरी है, ये भी 5G पे है, Jio 5G। चीज देखो गाइस, जो सैमसंग है उसका डिस्प्ले का कलर कितना डिफरेंट हो गया है। साइड से देख रहा हूँ तो सामने जा रहा हूँ तो कलर देखो ऐसा दिखता है, लेकिन साइड में जा रहा हूँ तो कलर देखो कैसा चेंज हुआ है। ये प्राइवेसी वाले फीचर की वजह से, हालांकि प्राइवेसी वाला फीचर ऑफ है फिर भी। एंड 5G पे 1 घंटा वीडियो प्लेबैक करने के बाद में अगर मैं अब बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर सैमसंग जो है 48 पे आ गया है एंड आईफोन 55 पे है, तो काइंड ऑफ तो 7% के मार्जिन से आईफोन आ गया है। तो गाइस अभी एक कॉल चालू कर दिया हूँ। सो गाइस देखो लगभग आधा घंटा हो गया, लेट्स डिस्कनेक्ट द कॉल। अब आधा घंटा कॉल कंप्लीट करने के बाद में अगर आप बैटरी देखोगे तो सैमसंग जो है 45% पे आ गया है एंड आईफोन जो है वो 51% पे आ गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली इतना समझ में आया कि बैटरी लाइफ के मामले में डिस्पाइट हैविंग लोअर कैपेसिटी बैटरी, आईफोन विल गिव यू बेटर बैटरी लाइफ विदाउट एनी डाउट। सैमसंग ने बीइंग एन एंड्रॉइड फोन 5000 mAh के हिसाब से भी बहुत अच्छी बैटरी मेंटेन करता है। मैंने जितना यूज करा, मेरे यूसेज के अंदर 90% वाईफाई, सिर्फ 10% 5G, थोड़ा बहुत कॉल्स हो गया 1-8 घंटे का डेली एंड मोस्टली यूट्यूब चलाना हो गया एंड इंस्टाग्राम चलाना हो गया, थोड़ा रिसर्च करना हो गया, यही सारा काम मेरा रहता है एंड गूगल जेमिनी वगैरह ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो सैमसंग की बात करूं तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 8 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम सैमसंग वाला फोन देता है। वहीं बात करूं आईफोन की तो ये मेरे को लगभग 9 आवर प्लस या फिर इवन 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम देने की कैपेसिटी रखता है। तो बैटरी लाइफ वाइज इतना आप लोग समझ लो कि भाई प्रॉपर आपको ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ डेफिनेटली आईफोन वाला देगा एंड ज्यादा फास्टर चार्जिंग जो है वो आपको सैमसंग के अंदर देखने को मिलेगी, इतना आप लोग समझ लो अगर आपने थोड़ा फास्टर वाला क्या बोलते हैं अडेप्टर जो होता है वो खरीदा तो। गाइस अब होगा चार्जिंग का टेस्ट। देखो आईफोन जो है वो 3% पे आ चुका है एंड मैं एक फास्ट चार्जर यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। ये 60 वॉट का PPS PD सपोर्टेड चार्जर है, ठीक है। सो गाइस 30 मिनट जो है वो हो चुका है पूरा एंड 30 मिनट के अंदर फोन जो है 67% पे आ गया है। सो अच्छी खासी फास्ट स्पीड है एंड फोन का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम गया था, अभी तो फिलहाल 34 पे आ गया है। एंड सेम चार्जर जो है वही हम कनेक्ट करते हैं एंड जैसे मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पर ये 3.0 वाला सिंबल भी बन के आ गया है, मतलब ये फास्टेस्ट चार्जर है दोनों आईफोन एंड सैमसंग के लिए। सो गाइज 30 मिनट्स इसका भी कंप्लीट हो गया है एंड 30 मिनट में इसने 82% चार्ज कर दिया। भाई साहब ये मच फास्टर है, मतलब चार्जिंग के स्पीड में एज यू सी इन जस्ट 30 मिनट्स। फोन ज्यादा गर्म भी नहीं हुआ, लेकिन इनिशियली गर्म हुआ था अच्छा खासा। तो आईफोन से ज्यादा गर्म होता है अगर आप 60 वॉट वाले चार्जर से चार्ज करते हो उसको, क्योंकि इसमें 60 वॉट की चार्जिंग आ गई है ना, इसके वजह से आईफोन जो है वो 45 वॉट से चार्ज होता है, बट भाई ये बहुत ही ज्यादा चार्ज हो गया, 83 पे आ गया। सोचो ये वाला फोन जो है 67 पे आया था, क्रेजी भाई। तो चार्जिंग स्पीड में क्लियर विनर भाई सैमसंग ही है। सो बैटरी एंड परफॉर्मेंस वाला पार्ट जो है वो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है। बैटरी का स्पेक्स बता दूं आप लोगों को, तो आईफोन के अंदर क्योंकि ये मेरा सिम कार्ड वाला मॉडल है तो इसके अंदर 4800 mAh के आसपास की बैटरी है। सैमसंग वाला है इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, ठीक है। बट आपने थोड़ा बहुत तो टेस्ट देखा ही, आईफोन के अंदर भाई 40 वॉट की फास्ट वायर्ड चार्जिंग देखने को मिलती है, सैमसंग के अंदर 60 वॉट की फास्ट वायर्ड चार्जिंग देखने को मिलती है। दोनों के अंदर वायरलेस चार्जिंग है, दोनों के अंदर 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है। आईफोन के अंदर बिल्ट इन मैग्नेट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आप लोग के पास मैगसेफ की भतेरी एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है। मेरे सैमसंग के अंदर बिल्ट इन मैग्नेट्स नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। भाई इतनी मस्त चीज है वो को, अगर मैग्नेट वाला पूरा एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए आपको कवर लगाना पड़ेगा। हालांकि सैमसंग के अंदर वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आई मीन टू से, वो आईफोन के अंदर नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो बैटरी लाइफ आपने देख ली, परफॉर्मेंस आपने देख लिया। अच्छा गेमिंग के बारे में तो बताना ही भूल गया। देखो दोनों भी फोन बहुत ही दमदार हार्डवेयर के साथ में आते हैं एंड मैंने पूरा टेस्टिंग तो आपको दिखाई दिया, लेकिन गेमिंग स्पेसिफिक बात करूं तो अगर BGMI खेलोगे
चाहे कोई भी गेम खेलो तो मच बेटर परफॉर्मेंस आपको आईफोन के अंदर देखने को मिलता है, विच इज वियर्ड, बट हाँ ऐसा है। और प्लस दूसरी चीज, आईफोन के अंदर बहुत सारे AAA गेमिंग का सपोर्ट अभी फटाफट आते जा रहा है। तो अभी के टाइम पे अगर आप लोग बहुत ज्यादा हाई एंड गेमिंग करते हो ना, तो आईफोन के अंदर गेमिंग कर सकते हो बहुत जबरदस्त। लेकिन अगर आपको सिमुलेशन वाला गेम खेलना है, कोई भी चीज को जैसे प्ले स्टेशन वगैरह को सिमुलेट करना है या पीसी गेम को सिमुलेट करके खेलना है, तो उसके अंदर ज्यादा बेटर सपोर्ट जो है वो सैमसंग के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी वाला है। सो ओवरऑल ऐसा है फिलहाल सिचुएशन गेमिंग का। बट अगर आप BGMI जैसा गेम खेलते हो तो उसके अंदर ज्यादा बेटर, ज्यादा कंसिस्टेंट, अगर आपको गेमर लेवल एकदम बाप लेवल पे गेम खेलना है तो आईफोन है, नहीं तो कैजुअल गेमिंग या नॉर्मल अगर आप नॉर्मली गेम खेलते हो तो उसमें दोनों भी बहुत जबरदस्त है। अब बात करेंगे परफॉर्मेंस के बाद में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो दोनों का मेन जो डिफरेंस है वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर अलग अलग पूरा UI देखने को मिल जाता है। आईफोन के अंदर iOS 26, सैमसंग के अंदर One UI 8.5 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 देखने को मिलता है। बहुत अलग फिलोसॉफी है भाई। एंड यहाँ पर प्लीज मुझे इस डिबेट में मत डालो, ये आपका पर्सनल चॉइस है भाई। आपको कोई एक UI पसंद आ सकता है, मुझे कोई दूसरा UI पसंद आ सकता है, एंड ये आपके आदत के ऊपर है। आपको कौन सा UI पसंद है, वो आप कितने साल से कौन सा UI चला रहे हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है भाई। दोनों भी काफी ज्यादा साफ सुथरे, बहुत अच्छे, मिनिमल, क्लीन, जबरदस्त वाले UI हैं। सॉरी क्लीन तो नहीं है, ये सैमसंग के फोन के अंदर बहुत सारी डुप्लीकेट एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट की काफी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, एंड सैमसंग के भी खुद के बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे इनका ब्राउजर आता है। हालांकि फोन के अंदर क्रोम आता है, फिर भी ब्राउजर देते हैं। एंड दोनों के जो एनिमेशंस वगैरह वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हैं। अभी के टाइम पे एटलीस्ट हो गए हैं स्मूथ, नहीं तो पहले जब iOS 26 आया था भाई, इट वाज सो बगी यार, क्या ही दिमाग खराब हो गया था उसको यूज करने में। बहुत सारे बग्स देखने को मिलते थे, बट अभी तो काफी ज्यादा स्मूथ है। एंड मैं जितने दिन से सैमसंग यूज कर रहा हूं, अभी तक मेरे को ऑलमोस्ट बग फ्री एक्सपीरियंस मिला है। कुछ छोटे मोटे बग्स देखने को मिले हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को मालूम है कि वो भी कुछ ही अपडेट्स में ये भी सॉल्व हो ही जाएंगे। सो ओवरऑल दोनों बग फ्री एक्सपीरियंस एंड अमेजिंग सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों में कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स देखने को मिलते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप सोशल मीडिया पे कोई भी काम करते हो, तो आईफोन का जो सोशल मीडिया इंटीग्रेशन है इज मच बेटर। जैसे आपको डायरेक्टली फोटोज लेना है या वीडियोज लेना है स्नैपचैट के कैमरा ऐप में या फिर इंस्टाग्राम के कैमरा ऐप में, तो वो ज्यादा बेटर काम करता है आईफोन के अंदर। सैमसंग के अंदर भी काम करने लगा है अभी, लेकिन फिर भी ज्यादा बेटर इंटीग्रेशन आपको आईफोन के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप रील पे कंटेंट बनाते हो तो आपको रील पोस्ट करना है, वो सारा जो काम होता है वो मच बेटर तरीके से काम करता है आईफोन के अंदर, इवन इन 2026। ये चीज आप लोग याद रखो। एंड आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिलता है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। मैं AI का पूरा अलग सेक्शन रखा हूं मैंने इसमें, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल मैंने जो है वो बता दिया। बाकी सबसे बड़ी चीज जो है भाई एप्पल के साथ, वो इसका इकोसिस्टम है। आपको एयर ड्रॉप देखने को मिल जाता है। मैक के साथ में मैक की कनेक्टिविटी, कंटिन्यूटी जो फीचर होता है वो देखने को मिलता है। यूनिवर्सल कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है। मजेदार एक्सपीरियंस है। अगर आपने एक बार एप्पल इकोसिस्टम चख लिया तो आपको मजा आ जाएगा। लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि iOS एकदम भगवान का भेजा हुआ सबसे बेस्ट UI है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि भाई अच्छा है, बट आपके आदत के ऊपर है। कमियां ये है कि भाई इतना ज्यादा ओपन नहीं है, बहुत सारी चीजें बहुत क्लोज्ड है, तो वो चीजें आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव फील होता है भाई, फॉर श्योर। बाकी बात करूं एंड्रॉइड की, तो भाई ये हेवीली कस्टमाइजेबल है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है जिसको कहते हैं डेक्स। अब ये जो डेक्स है भाई क्रेजी चीज है। मतलब इसको सिर्फ आप एक USB कनेक्ट करके इसको पूरा PC में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर आपके पास कोई मॉनिटर है USB टाइप C वाला, डायरेक्टली कनेक्ट करो या फिर एक USB टाइप C टू HDMI कन्वर्टर लेके आके कनेक्ट करो, या टीवी में भी कनेक्ट करोगे भाई, सीधा टीवी पे आप लोग पूरा PC का मजा ले सकते हो अपने फोन से। डेक्स बहुत जबरदस्त फीचर है। हालांकि काम कभी कभी आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत मजेदार तरीके से काम आता है। दूसरा जो फीचर है भाई वो है इसका S Pen का इंटीग्रेशन। भाई अमेजिंग फीचर है। बहुत सारे लोग कम यूज करते हैं, लेकिन जो यूज करते हैं वो इसके बिना जी नहीं सकते। इतना ज्यादा यूजफुल ये चीज है, स्पेशली अगर आप बिजनेसमैन हो, आप प्रोडक्टिविटी वाले इंसान हो, भाई S Pen बहुत ही बढ़िया फीचर है, इतना आप लोग समझ लो। और भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों फोन में बहुत सारे फीचर्स, आप लोग फीचर्स की लिस्ट जाके चेक कर सकते हो, आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात करेंगे AI की, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाला चल रहा है। अब जो दोनों के फैन बॉयज हैं वो अपने अपने AI को डिफेंड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम पे मोस्टली जितने भी AI है वो मोस्टली
क्लाउड एआई है, क्लाउड बेस्ड, जो डिवाइस के अंदर एआई कैपेबिलिटी है उसको कोई नहीं यूज करता है। उसके लिए अभी एक एप्लीकेशन आता है Geekbench AI नाम का, उसके अंदर मैंने अभी टेस्ट करके देखा तो Geekbench AI के अंदर जब मैंने टेस्ट किया तो क्वांटाइज्ड स्कोर आप लोग देख रहे हो, उसमें सैमसंग इज मच बेटर। इसका मतलब क्या होता है, तो अगर आप लोग एआई का LLM मॉडल जो होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी है या जेमिनाई है, इसका लोकल डाउनलोडेड ऑफलाइन वर्जन अपने फोन के अंदर चलाना चाहते हो तो उसके अंदर, क्योंकि फोन के अंदर रैम कम होता है, बैटरी कम होती है, इसकी वजह से एक कंप्रेस्ड वर्जन आता है। वो वर्जन अगर आपको चलाना है अपने फोन में तो वो सैमसंग के अंदर ज्यादा बेटर चलेगा क्योंकि उसका क्वांटाइज्ड स्कोर ज्यादा बेटर है, जो बेसिकली कंप्रेस्ड एआई मॉडल्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसका सिंगल प्रिसिजन स्कोर आईफोन का इज मच बेटर देन सैमसंग का सिंगल प्रिसिजन स्कोर, इसकी वजह से अगर आपको इमेज जनरेशन करनी है या फिर फोटो एडिटिंग करनी है जिसमें न्यूरल इंजन काम आने वाला है, उसमें आईफोन का जो एनपीयू है वो मच बेटर है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क करना है उसमें आईफोन का एनपीयू इज मच बेटर। तो बेसिकली अगर मैं ऑन डिवाइस हार्डवेयर की बात करूं जो एआई को प्रोसेस करने के लिए इन दोनों फोन के अंदर एलोकेटेड है, तो उनका सिस्टम ही बहुत डिफरेंट है। बाकी अगर आपको क्लाउड पे बेस्ड एआई वाला काम करना है उसके मामले में तो भाई सैमसंग का कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता, बहुत ज्यादा आगे है सैमसंग, क्योंकि वो गूगल जेमिनाई के साथ में काम करता है। आप लोग फोटो को प्रॉम्प्ट देके चीजें चेंज करवा सकते हो, वो सारी चीजें आप आईफोन के अंदर भी कर सकते हो। बस आपको गूगल जेमिनाई नाम का एक एप्लीकेशन आता है ऐप स्टोर पे, वो डाउनलोड करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आप खुद कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर सारी चीजें बिल्ट इन आपको देखने को मिलती है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो खैर एआई के मामले में बिल्ट इन एआई फीचर्स जो हैं आईफोन के अंदर इतने अच्छे नहीं काम करते हैं, लेकिन वो सैमसंग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं और बहुत जबरदस्त फीचर्स है। अच्छा कुछ फीचर है नाउ नॉच जैसे, वो मेरे को भाई इतने यूजफुल तो लगे नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आया। अभी मैं 15 दिन से ऑलमोस्ट सिम कार्ड डाल के रखा हूं, मेरे को एक भी बार ट्रिगर ही नहीं हुआ नाउ नॉच वाला। सोचो, तो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली आई थिंक बना नहीं है। हाँ, उसकी वजह ये भी है कि भाई मैं स्टॉक कीबोर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूं और वो ट्रिगर होता है ज्यादातर स्टॉक कीबोर्ड के ऊपर। अब मैं यूज करता हूं जी बोर्ड, क्योंकि जो दोनों फोन के स्टॉक कीबोर्ड है ना, दोनों फोन के स्टॉक कीबोर्ड बहुत ही घटिया है, तो आपको थर्ड पार्टी कीबोर्ड यूज ही करना पड़ेगा। देखिए आपने खाली ऐसा हाथ लगा रहा भाई इतना हिल जा रहा है, ये बहुत बड़ा सरदर्द मेरे को लगा भाई। खैर टॉपिक से ना भटको, जो सैमसंग है इसके अंदर आपको जी बोर्ड बहुत मस्त चलता है और बहुत अच्छे से काम करता है। जी बोर्ड डाल लो, मजा आ जाएगा, आपको बहुत खुशी फील होगी, ठीक है। हालांकि बहुत सारे फीचर्स जो है वो जी बोर्ड की वजह से आप नहीं यूज कर पाओगे, जैसे नाउ नॉच हो गया, या फिर इनके बिल्ट इन कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स हैं, टेक्स्ट को करेक्ट करने वाला या फिर टेक्स्ट को रीफॉर्मेट करने वाले फीचर्स, वो इसमें इतने अच्छे काम नहीं करते, ठीक है, इनके जी बोर्ड के साथ में। लेकिन आईफोन की बात करूं तो उसका जो बिल्ट इन स्टॉक कीबोर्ड है वो भी पैथेटिक है भाई, तो इसकी वजह से मैंने इसके अंदर स्विफ्ट की डाल के रखा है। अब पिछले 4-5 साल से जब से मैं आईफोन चला रहा हूं, स्विफ्ट की भाई बहुत अच्छा चलता था। पिछले 1-1.5 साल से पता नहीं क्या हो गया भाई, स्विफ्ट की अजीब सा काम करने लगा, कभी कभी स्विफ्ट की बंद हो जाता है, अपने आप स्टॉक कीबोर्ड पर शिफ्ट कर जाता है, बहुत ही इरिटेटिंग हो गया भाई, तो पता नहीं क्या इशू है। तो दोनों का जो स्टॉक कीबोर्ड है बकवास है, इतना समझ लो। तो अब बात करेंगे भाई कैमरा के ऊपर, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, हमने बहुत फोटोज लिए, बहुत वीडियोस लिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा कंक्लूजन पे पहुंच पाया हूं। लेट्स टॉक अबाउट द स्पेक्स फर्स्ट। देखो आईफोन के अंदर 3 कैमरा आता है रियर में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेन कैमरा OIS के साथ में है, अल्ट्रा वाइड है जिसमें OIS नहीं है, एंड एक 4x टेलीफोटो लेंस है जिसके अंदर OIS ऑफ कोर्स आपको देखने को मिल जाता है। और फ्रंट के अंदर भाई ये सबसे खूबसूरत चीज है आईफोन, इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है चुम्मेश्वरी है भाई। इसके अंदर सेंटर स्टेज वाला सेल्फी कैमरा मिलता है, ये 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर सेंसर है भाई, बहुत जबरदस्त चीजें इससे आप लोग कर सकते हो। आईफोन के बाद में अगर सैमसंग के हार्डवेयर की बात करूं तो उसके अंदर मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल है, ये 4 साल पुराना सेंसर है भाई, 4 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन इसका अपर्चर कम करके 1.4 किया हुआ है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 50 मेगापिक्सल का ही एक आपको 5x ऑप्टिकल जूम सेंसर देखने को मिल जाता है, इसके अंदर OIS देखने को मिल जाता है। 3x होगा एक आप लोग को ऑप्टिकल सेंसर देखने को मिलता है, इसके अंदर OIS देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। 12 मेगापिक्सल का नॉर्मल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, उसके अंदर कोई स्क्वायर सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। अब स्क्वायर सेंसर का बेनिफिट ये है कि मैं सामने रख के, ठीक है, ऐसा सीधा रख के 3D वीडियो बना सकता हूं भाई, बहुत जबरदस्त फीचर है ये, ठीक है। वीडियोस की बात करूं तो बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। दोनों फोन में आप लोग 4K वीडियोस बना सकते हो, आईफोन के अंदर आप लोग 4K 120 FPS वीडियो बना सकते हो, एंड सैमसंग के अंदर आप लोग 4K 60 FPS में नॉर्मल वीडियो बना सकते हो, एंड 8K 30 FPS में भी वीडियो बना सकते हो। लेकिन आप लोग सैमसंग के अंदर अगर स्लो मोशन में जाओगे तो आप लोग 4K 120 FPS सैमसंग में भी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ मेन सेंसर से। आईफोन में सबसे बना सकते हो 4K 120। आईफोन के अंदर अगर आप प्रो लेवल के बंदे हो तो आपको प्रोरेस देखने को मिल जाता है, कोडेक जो है बहुत ही बाप लेवल का है, लॉग फॉर्मेट में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त है। सेम चीज सैमसंग के अंदर भी देखने को मिलती है, सैमसंग का खुद का डेवलप किया हुआ APV कोडेक देखने को मिल जाता है, आप लोग लॉग फॉर्मेट में भी इसके अंदर वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अंदर बिल्ट इन एडिटर भी आता है जिससे आप लोग वीडियोस एडिट कर सकते हो। बाकी आप लोग कैमरा का टेस्ट देखो। सो गाइस देखो, अब हम लोग बैठ के यहाँ पे बहुत सारी फोटोज को एनालाइज कर रहे हैं एंड इससे ज्यादा कंफ्यूजन
कंफ्यूजिंग मैंने नहीं देखा। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर सनसेट का सीन है एंड ये अल्ट्रा वाइड का फोटो है। अब यहाँ पर डायनेमिक रेंज के मामले में जो सैमसंग है उसने मच बेटर डायनेमिक रेंज कैप्चर करा है। जैसे आप देख रहे हो डायनेमिक रेंज अच्छा है, इवन शार्पनेस भी सही है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। हालांकि मैं बता दूं, जो आईफोन की फोटो है वो 24 मेगापिक्सल है और जो सैमसंग वाली फोटो है वो 12 मेगापिक्सल है। ध्यान में रखना, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट पे रखने की कोशिश कर रहे हैं जितनी चीजें जैसी देखने को मिल रही है। तो आईफोन को डायरेक्टली हम लोग 24 पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये मेन सेंसर है, नहीं ये 3.5x है, 3.5 भी नहीं है ये एक्चुअली, ये 5x वाला सेंसर है। कौन सा अच्छा लग रहा है? कंफ्यूजन तो, लेकिन ये वाला थोड़ा ब्राइट दिख रहा है सैमसंग का। ये सैमसंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। ये देखो अल्ट्रा वाइड ऑलमोस्ट सेम है। खैर पोर्ट्रेट की बात करूं तो पोर्ट्रेट में मैं अगर बोलूंगा तो जो आईफोन है ना वो कलर्स को नेचुरल रखा है, लेकिन टोन जो है वो थोड़ी सी वार्म है, और जो सैमसंग है उसकी टोन ना बहुत ज्यादा नेचुरल है। आप अगर फेस पे देखते हो तो आईफोन का जो स्किन टेक्सचर वगैरह है वो थोड़ा सा वार्म है, लेकिन दोनों काफी सही है भाई। मतलब अगर चाइनीज फोन से कोई भी कंपेयर करोगे तो भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनका अलग ही लेवल है भाई। दोनों इक्वली बैड है टू बी वेरी फ्रैंक। अगर एकदम जूम की बात करूं, बहुत ज्यादा जूम करने की, तो वहां पर डेफिनेटली सैमसंग ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। खैर इतना ज्यादा जूम करके कौन ही फोटो ले रहा है। बाकी नॉर्मल पोर्ट्रेट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। स्किन में जो अब ये पर्टिकुलर फोटो की बात करूँ तो यहाँ पर स्किन पिंक हो गई है थोड़ी सी, एंड यहाँ पर स्किन थोड़ी सी वार्म है, तो दोनों भी इक्वली बेकार है सच बोलूं तो, है कि नहीं? ये सेल्फी है, सेल्फी में क्या ही है भाई, बाप रे। इसका सेल्फी का ये देख, एज डिटेक्शन कितना खराब है एकदम ही बेकार है। इवन तो 18 मेगापिक्सल का कैमरा है आईफोन के अंदर, फिर भी सैमसंग की शार्पनेस ज्यादा है। अब ये अल्ट्रा वाइड है, एंड अगेन अल्ट्रा वाइड की डायनेमिक रेंज इज मच बेटर ऑन सैमसंग, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। इवन ऑन द मेन कैमरा आई कैन से डायनेमिक रेंज इज बेटर, जैसे आप देख रहे हो। ये 3.5x है एंड दिस इज 5x 10x बेसिकली। ये देख लो, ये 5x वाला है, मतलब एक में 5x है, एक में 4x है। अगेन यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कि सैमसंग की डायनेमिक रेंज बेटर है। क्यों बेटर है मालूम है? ये देख, यहाँ पे देख, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन है जो गायब हो गया, पूरा गायब हो गया है। इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसके अंदर डिटेल है, तो इसकी वजह से सैमसंग भले ही 12 मेगापिक्सल पे फोटो ले रहा है लेकिन डायनेमिक रेंज बेटर निकाल रहा है। ये भी अल्ट्रा वाइड है एंड यहाँ पर भी सेम सिचुएशन। बट एक चीज अगर आप देखो तो आईफोन का जो स्काई है वो बहुत ज्यादा नेचुरल है। सैमसंग ने स्काई को येलो कर दिया, आई मीन ब्लू कर दिया है, तो ये इतना ब्लू है नहीं हमारे यहाँ पे स्काई, टू बी वेरी फ्रैंक। इतना अच्छा EQI नहीं है भाई। बहुत सारी फोटोज देख लिया, बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों फोन के अंदर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना कम डिफरेंस रहेगा भाई। मेजर जो डिफरेंस मेरे को लग रहा है थोड़ा कलर में, थोड़ा डायनेमिक रेंज में, उसके अलावा नहीं। मतलब बेसिक सिंपल फंडा समझाऊं तो आईफोन का जो कलर है वो वार्म है और डायनेमिक रेंज स्लाइटली कम है, वहीं सैमसंग का जो कलर है वो थोड़ा सा कूल है एंड डायनेमिक रेंज स्लाइटली ज्यादा है। बस ये मेन फर्क है अभी तक के जितना मैंने देखा। ठीक है, देखो मैं साइड बाय साइड फोटोज दिखाते ही जा रहा हूँ। एंड अभी सेल्फी की बात करते हैं। देखो ये सेल्फी है 18 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल। इवन दो 18 मेगापिक्सल है फिर भी आई वुड प्रिफर सैमसंग्स फोटो हियर। अगर आप देखोगे तो सैमसंग की फोटो ज्यादा शार्प है, मच मोर शार्पर देन आईफोन फोटो, बट वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल भी लग रही है। आईफोन की फोटो में आर्टिफिशियलनेस थोड़ा सा कम है ऐसा मेरे को लग रहा है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे। अब ये फोटो में देखोगे अगर आप लोग तो यहाँ पर आईफोन का डायनेमिक रेंज इज बेटर देन सैमसंग का डायनेमिक रेंज। सैमसंग ने पूरा डल कर दिया है फोटो। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आईफोन में ज्यादा उजाला है, आई मीन सैमसंग में भी ज्यादा ही उजाला है, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं लग रहा है। मतलब इट इज वेरी वेरी लाइक ओके टू बी ऑनेस्ट। ऐसा कुछ एक को एकदम 100% विजेता तुम बता ही नहीं सकते। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो भाई साहब, कैसे मैं बता दूं इसमें कौन सा ज्यादा बेटर है? खाली वही अगेन स्किन टोन वार्म है आईफोन की, इसकी नॉर्मल है, वही फर्क है मेन। अब पोर्ट्रेट में इसने आईफोन ने गड़बड़ करी है, जुबेर को ब्लरी कर दिया। मेरा फेस और जुबेर का फेस दोनों सैमसंग में विजिबल है। यहाँ पर अगर देखोगे तो इसमें आईफोन में हल्का सा जो स्किन है एक साइड का वो थोड़ा ज्यादा व्हाइटिश हो रखा है। बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप थोड़ा सा सिनेमैटिक टाइप के इंसान हो, आपको ओवर शार्पनेस फोन के सेंसर की अच्छी नहीं लगती है, तो वहां पर आपको आईफोन का फोटो ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा जो शार्पनेस है ना उसको कम रखता है। जैसा एक बड़े DSLR से फोटो आती है ना, मतलब नेचुरली शार्प जितना हो सकता है उतना ही रखता है, ओवरली शार्प नहीं रखता है, जो सैमसंग में एक चीज काफी ज्यादा एविडेंट है। मतलब सैमसंग की फोटो देख के लग जाएगा फोन से है, आईफोन का फोटो एकदम एविडेंटली वो चिल्ला के नहीं बोलता कि मैं फोन से खींचा हुआ फोटो। जैसे ये फोटो देखो, ये बहुत टाक डिफरेंस है। यहाँ पर लग रहा है कि भाई सैमसंग की फोटो इज ओवरली लाइक वेरी वेरी ओवर प्रोसेस्ड। देख पूरा आसमान देख, यहाँ पे आसमान देख, और सबसे जुबेर देख, ये देख
गायब नहीं हो गया है। इसके पीछे देख, यहाँ पर जो इसके पीछे के साइड में ये वाइट वाइट जो बना हुआ है, मतलब ऐसा एक उसके पीछे शेडो टाइप का, शेडो भी नहीं बोलूंगा, उसके अराउंड ना हेलो, उसके अराउंड लाइट टाइप का दिख रहा है, जो आईफोन के अंदर नहीं है। आईफोन ने नेचुरल रखा है। हालांकि अगर कोई भी एक नजर में नॉर्मल बंदा देखेगा ना तो उसको सैमसंग की ही फोटो पसंद आएगी। इवन यहाँ पर भी जैसे आप देख रहे हो क्लियरली भाई सैमसंग की फोटो इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ द लुक्स, एक ही बार एक झटके में देखने में। लेकिन फिर वही है कि ज्यादा नेचुरल, ज्यादा एडिट वर्दी जो है वो आईफोन की फोटो है। अब यहाँ पर सैमसंग ने गड़बड़ कर दी भाई, फोकस ही नहीं करा सीधा आउट ऑफ फोकस हो गया भाई उसके बाद ये सेकंड फोटो है, यहाँ पर भी अगेन चेहरा वगैरह थोड़ा ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। जो शर्ट के कलर है वो ज्यादा पॉप होके आ रहे हैं आईफोन के अंदर, आई मीन सैमसंग के अंदर, जैसे आप देख रहे हो। अगेन एक और फोटो में सैमसंग ने फोकस नहीं करा भाई, तो पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा सा इत्मीनान से आपको फोकस करना पड़ेगा सैमसंग के अंदर। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग, ये देखिए यहाँ पे इधर पे लाइट में लाइट दिख रही है, इसके अंदर लाइट नहीं दिख रही है, तो लो लाइट में ऐसा कुछ फोटो है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ, 24 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का मेन डिफरेंस। ये जब आप जूम करोगे तो आईफोन की जो डिटेल है वो ज्यादा निकल कर आएगी, वो जल्दी बहुत ज्यादा जूम तक के भी नहीं फटती आईफोन की फोटोज, जो सैमसंग की फटने लगती है। अगर आप लोग दोनों में 12-12 पे रखोगे तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आप लोग 24 पे रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो दोनों में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन सैमसंग को अगर आप 24 पे रखते हो तो प्रोसेस होने में ज्यादा टाइम लगता है आईफोन के कंपेरिजन में, इतना याद रखो। अब इंडोर फोटो की बात करूं तो अगेन सेम चीज, शार्पनेस के मामले में थोड़ा ज्यादा शार्प जो है वो आईफोन की फोटो है, वही खाली वार्म एंड कूल टोन का फर्क है, बाकी कोई मेजर डिफरेंस मेरे को नहीं लगा। अगर आप लोग को लग रहा है डिफरेंस तो मेरे को बताओ, जुबेर तेरे को क्या डिफरेंस लग रहा है, बता। इतना कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, एकदम तो कट्टू लग रहा है। अब नाइट में अगर बताऊं तो ये अल्ट्रा वाइड बाय द वे ना, खाली नॉइज थोड़ा ज्यादा मेरे को आईफोन की फोटो में दिखा, ये पर्टिकुलर फोटो में। अच्छा नहीं, वो मेन सेंसर था, ये अल्ट्रा वाइड है, ओके। तो वॉलपेपर जैसा फोटो आया एकदम। अल्ट्रा वाइड में, लो लाइट में अल्ट्रा वाइड ज्यादा बेटर फोटो निकाल रहा है आईफोन। हाँ ये देख, आउट का साइन जो है वो क्लियरली विजिबल है, इसके अंदर आउट का साइन एकदम स्मज हो गया। अगेन 24 मेगापिक्सल एंड 12 मेगापिक्सल का ये फर्क है। यहाँ पर भी मच बेटर फोटो है भाई आईफोन के। भारी है, आईफोन लो लाइट में जबरदस्त फोटो लिया है, एकदम शार्प फोटो आई। हाँ बहुत ज्यादा बेटर है। इसमें वापस से 2 बार हमने फोटो लेने का ट्राई करा, इसमें फोटो हिल गई आईफोन की एंड सैमसंग की क्लियर है, फिर वापस से लिया तो फिर क्लियर आई है ना, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लाइट का जो ये इसमें ज़्यादा ग्लेयर दिख रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है, सेम ही है, खाली कलर वार्म एक में है, एक में कूल है बस। ये अल्ट्रा वाइड फोटो है ना भाई, मेरे को तो बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं लग रहा। कि लग रहा है कुछ, क्या समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। ये अल्ट्रा वाइड से फेशियल फोटो है, मतलब ह्यूमन सब्जेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है ना, सैमसंग का अल्ट्रा वाइड थोड़ा ज्यादा बेटर है। कंक्लूसिवली देखा जाए तो सैमसंग का अल्ट्रा वाइड थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। इवन जो मेन सेंसर है, हालांकि मेन सेंसर में डिटेल वाइज डेफिनेटली आईफोन की डिटेल अच्छी है भाई। सैमसंग की फोटो जूम करते ही थोड़ा सा फटने लगती है, आईफोन की फोटो थोड़ी कम फटती है भाई। अब ये जो दोनों फोन से हमने फ्लैश चालू करके फोटो लिया है तो भाई क्लियरली यहाँ पर आईफोन का फ्लैश ज्यादा बेटर लग रहा है ना। ये लो लाइट में पोर्ट्रेट शॉट भाई कंपैरिजन ही नहीं है। आईफोन का जो 4x वाला सेंसर है वो मच बेटर है सैमसंग के 5x वाले सेंसर से, वो चीज क्लियरली यहाँ पर विजिबल है। एंड फ्रंट फेसिंग से अगर लो लाइट में फोटो लिया जाए भाई, यहाँ पर ये फोटो आईफोन की ज्यादा बेटर दिख रही है, बहुत एकदम शार्प आई है एकदम। हाँ तो फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है आईफोन का वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है लो लाइट में। और ग्लेयर वगैरह के अगेंस्ट में मैंने फोटो लिया ताकि ग्लेयर का आइडिया लगे, तो यहाँ पर सैमसंग ने भी इक्वली बेकार काम किया है भाई। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ग्लेयर के लिए, सो ये सारी फोटोज हमने लेकर देखी तो एकदम सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो भाई एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग है। तो फोटोज की दुनिया में आप कोई भी फोन लो, आप बिल्कुल निराश नहीं होने वाले, दोनों इक्वली अच्छे हैं और इक्वली बेकार भी हैं। रिलायबिलिटी वाइज मैं बोलूंगा कि लाइक स्लाइटली ज्यादा बेटर आईफोन, जैसे आपने पोर्ट्रेट में देखा, कुछ कुछ पोर्ट्रेट फोटोज में आईफोन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था, स्पेसिफिकली फोकस के मामले में। 2 पोर्ट्रेट में सैमसंग ने फोकस ही नहीं किया। और जब 24 मेगापिक्सल में मैं फोटो लेता हूं तो भी आईफोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। एंड ऐसा लगता है कि भाई 24 मेगापिक्सल उसका डिफॉल्ट मोड है, कोई मेरे को इशू नहीं आता, जो सैमसंग में नहीं है। सैमसंग में अगर 24 मेगापिक्सल पे फोटो लेता हूं तो वो थोड़ा सा टाइम लगाता है प्रोसेस होने में, तो इसके वजह से फोटो के मामले में, फोटो प्रोसेसिंग में, फोटो का फोकसिंग में,
में, ये सब मामले में मैं आईफोन को स्लाइट एडवांटेज दूंगा। और अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अल्ट्रा वाइड सैमसंग का ज्यादा बेटर है। मेन कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर बोलूंगा, और जो 3.5x वाला है उसको तो इग्नोर ही कर दो। जो 3x वाला है मेरे को तो भाई वो कुछ काम का नहीं लगा, तो उसको मैं इग्नोर किया मैंने। एंड जो 5x वाला कैमरा है वो आईफोन का 4x वाला जो कैमरा है वो मच बेटर है सैमसंग के 5x वाले कैमरे से। वो चीज मैंने क्लियरली यहां पर देख ली, स्पेसिफिकली लो लाइट के अंदर। डे लाइट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक्सट्रीम जूम करोगे तो वहां पर प्रोसेसिंग वगैरह करके सैमसंग ज्यादा बेटर फोटोज आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, आई होप क्लैरिटी के साथ मैं समझा पाया रहूंगा। अब वीडियोस की बात करते हैं। सो ये वीडियो आईफोन XS26 अल्ट्रा से बन रही है। दिस इज द अल्ट्रा वाइड सेंसर। अभी देखो सूरज जो है वो ऑलमोस्ट डूब चुका है, तो काइंड ऑफ सनसेट वाला सीन चल रहा है यहाँ पर। कुछ इस तरह की वीडियो बन जाती है भाई दोनों फ़ोन के अल्ट्रा वाइड से, जो सबसे वीकेस्ट कैमरा होता है। वेयर अभी ये 1x है, 1x में क्वालिटी देखो कैसा है। ठीक है, नाउ आईफोन के अंदर 4x पे जाने का ऑप्शन है, इसमें 5x है, लेकिन इसमें 3x भी है। तो ये 3x वाला लेंस है, ये 3x की क्वालिटी विजिबली बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। दिस इज़ द 5x एंड 4x तो है ही है सैमसंग के अंदर, आई मीन आईफोन के अंदर। कुछ इस तरह की वीडियो बनती है भाई 4 एंड 5x के अंदर, देख लो। ये नॉर्मल है, कोई APV कोडेक कुछ कोडेक वगैरह नहीं है। दिस इज़ 10x एंड 8x इन बोथ द फोन। कहीं स्टेबल रखना है तो मैं स्टेबल रख सकता हूँ। देखो 1x में 4K 30 FPS वीडियो अगेंस्ट द सन देख लो। एंड मैं चल रहा हूँ तो आपको एक ओवरऑल स्टेबिलिटी का जो है आइडिया लग जाएगा। नाउ दिस इज़ द अल्ट्रा वाइड फ्रॉम बोथ द फोन्स। अभी काफ़ी लो लाइट हो चुकी है, मतलब लो लाइट तो नहीं है, लेकिन हाँ सूरज ढल चुका है। ये 3x है, इसमें 2x का ऑप्शन है, 3x का ऑप्शन नहीं है। एंड देन इसमें 5x है डेडिकेटेड कैमरा, एंड इसमें 4x है। तो 5x एंड 4x जो टेलीफोटो है उससे कुछ इस तरह की वीडियो बन जाती है भाई, देख लो। क्रेजी। सैमसंग में ये बेनिफिट एच कर सकते हैं, और ये मैंने आईफोन में बंद करके चालू किया, तो फ्रंट फेसिंग कैमरे की वीडियो जो है वो कुछ इस तरह की बन जाती है। तो कैसी लग रही है डेफिनेटली लेट मी नो। अब आईफोन का एक और बेनिफिट है कि मैं फ्रंट से भी जो सीधा रख के ऐसा क्रॉस वाली वीडियो बना सकता हूँ, मतलब पोर्ट्रेट में पकड़ के लैंडस्केप वीडियो बना सकता हूँ कुछ इस तरह की। क्रेजी गाइस, देखो ये जो वो वाला सिस्टम है, अब मैं घुमा रहा हूँ यहाँ पर तो भी ये सीधा ही सीधा है, होराइजन लॉक वाला सिस्टम। बट यहाँ पर मेन सेंसर से अब ये 1x पे है, देख लो कैसी स्टेबिलिटी है। थोड़ा सा मतलब देखो एक ये चीज़ है कि मतलब मैं अगर हाथ टेढ़ा मेढ़ा करके भी ऐसा वीडियो शूट करूँ तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कुछ नया फीचर नहीं है गाइस। अब देखते हैं ये जो सैमसंग है ये बी रोल्स कैसे शूट कर देता है। 4K 30 FPS में हम यूजुअली आउटडोर के बी रोल्स शूट करते हैं। ये सैमसंग के कैमरे से शूट हो रहा है, कुछ इस तरह का भाई वीडियो बना लेता है ये। एंड डिस्प्ले भी अच्छे से कैप्चर किया है इसने। व्हाट डू यू थिंक गाइस, कैसा लग रहा है? अभी मैं आईफोन का भी दिखाता हूँ आपको वीडियो। अब देखो गाइस, ये जो है ये पर्टिकुलर पार्ट ये आईफोन से शूट हो रहा है, एंड क्लियरली भाई एक यहाँ पर प्रीमियमनेस दिख रही है वीडियो में। पहली बात तो ये ऐसा फील ही नहीं होता कि फ़ोन से शूट हो रहा है, इतना ज़्यादा बेटर हो गया भाई ये। क्रेजी, देख लो गाइस। देखो ये 4K 30 FPS में लो लाइट वाली वीडियो है, स्टेबिलिटी देख लो। एंड देखो सामने से लाइट आ रही है तो कैसा रिफ्लेक्शन हैंडल कर रहा है वो आइडिया लगेगा। सो दिस इज़ अ मेन सेंसर वीडियो, जो कैसा ये हैंडल कर रहा है, फेस चेंजेस कैसा का हैंडल कर रहा है देखो। एंड दिस इज़ अल्ट्रा वाइड। अल्ट्रा वाइड में कैसी गिरावट आती है वो आपको एक आइडिया लगेगा प्रॉपरली। दिस इज़ 3x, नाउ दिस इज़ 5x। सैमसंग के अंदर 5x है, आईफोन में 4x है। सो लो लाइट में कुछ इस तरह की वीडियो बन जाती है भाई दोनों भी कैमरे से। ये जो पार्ट है ये फ्रंट फेसिंग कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड लो लाइट में 4K 30 FPS कुछ इस तरह की वीडियो बन जा रही है भाई। सो अगर आपको व्लॉग करना है कुछ इस तरह की वीडियो 4K 30 FPS में शूट कर सकते हो आप लोग। एंड मैं चल रहा हूँ लो लाइट है तो आपको आइडिया लगेगा कि अगर आप लो लाइट में व्लॉग करते हो तो कैसा कर सकते हो। आईफोन के अंदर डायरेक्टली ऐसा सीधा रख के मैं टेढ़ी वीडियो बना पा रहा हूँ। एंड अब मैंने सैमसंग को भी टेढ़ा पकड़ लिया है कुछ इस तरह से, लेकिन आईफोन अगर मैं दिखाऊँ तो सीधा मैं पकड़ के ऐसे टेढ़ी वीडियो बना रहा हूँ साइड बाय साइड। देखो कुछ 80 वीडियो बन जाती है भाई। अब लो लाइट में 4K 60 FPS रिकॉर्ड करना बहुत बड़ा टास्क होता है, एंड यहाँ पर सैमसंग का जो फ्रंट फेसिंग वीडियो है बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया, जैसा आप देख रहे हो कुछ इस तरह की वीडियो बन जा रही है भाई फ्रंट फेसिंग कैमरे से। सो गाइस ये प्रोरेस में रिकॉर्ड हो रहा है आईफोन के, एंड इसके अंदर APV कोडेक से रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ इस तरह की वीडियोस आप लोग बना सकते हो, एंड मैं इसको डायरेक्टली कलर ग्रेड कर दूंगा। कोई
अलग से कलर ग्रेड नहीं करूंगा, जो इनका खुद का लेट आता है नॉर्मल वाला, वही वाला लेट लगाऊंगा। तो अगर आप प्रोफेशनली कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो कुछ इस तरह की वीडियो बन जाती है भाई। बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। देखो इतना इजी नहीं है कोडेक्स के बारे में कंक्लूजन देना, दोनों भी काफी अच्छे हैं, दोनों भी बहुत ज्यादा स्टोरेज खाते हैं, लेकिन प्रोरेस मैक के साथ में बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। जो एपीवी कोडेक है उसको रिकॉर्ड करके फोन के अंदर ही लेट वगैरह ऑन करके फिर HEVC में कन्वर्ट करके फिर मैक में भेजना पड़ता है। लेकिन जैसे आपने वीडियो देखा, आईफोन की वीडियो मेरे को ज्यादा बेटर लगी है। आपको कौन सी अच्छी लगी मेरे को बताना। बट अगर आप लोग प्रॉपर एडिट करोगे ना तो दोनों की वीडियोस आप लोग काफी अच्छे से मैच कर सकते हो एंड काफी प्रोफेशनल लेवल की कलर्स वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, सो भाई आपने जैसे वीडियोस देख ली, वीडियोस के मामले में भी इट इज वेरी वेरी टफ। जो मैंने सोचा नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है कि इतना टफ होगा। अल्ट्रा वाइड ऑलमोस्ट सेम टू सेम वीडियो बनाता है, मेन कैमरा ऑलमोस्ट सेम टू सेम वीडियो बनाता है, लो लाइट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। बट जब मैं 4x वाले से या फिर 5x वाले टेलीफोटो से वीडियो बनाता हूं तो वहां पर आईफोन की फोटो इज मच बेटर। फ्रंट से भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम वीडियो बनती है, लेकिन जैसे मैंने 4K 60 FPS पे शिफ्ट किया था भाई, फ्रंट कैमरे में सैमसंग ने बहुत ही बुरी तरीके से हार मान लिया एंड आईफोन ने एकदम एनहाइलेट कर दिया था फ्रंट फेसिंग कैमरे से। तो भाई वीडियो के मामले में अगर आप 4K 60 बनाना चाहते हो या फिर किसी भी मामले में, आपको आईफोन ही ज्यादा बेटर वीडियोग्राफी करवा कर देगा आज की डेट में। इवन दो APV कोडेक भी हमको सैमसंग के अंदर देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी आई विल एनी डे प्रेफर आईफोन फॉर शूटिंग एनी ऑफ माई बी रोल। हालांकि 2 बी रोल की वीडियो मैं आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूं जो मेरे ज्यादा काम की है। अगर आपका बहुत ज्यादा वीडियो बनाने का काम है तो मैं आपको अभी भी आईफोन ही सजेस्ट करूंगा। फोटो के मामले में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जैसे मैंने बता दिया। तो ये ओवरऑल कैमरा कंक्लूजन था। मोर ऑफ मैं इसको कैमरा कंफ्यूजन बोलूंगा, क्योंकि ऐसा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ कैमरा के बेस पे आप ये दोनों फोन डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत ज्यादा वीडियोस बनानी है देन आईफोन की ही तरफ जाना, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बनानी है तो दोनों का कैमरा अच्छा है भाई, ऐसा आप लोग समझ लो। अगर आपको बहुत अच्छी फोटोज लेनी है तो गो फॉर एनी चाइनीज स्मार्टफोन जिनकी फोटोग्राफी विल बी मच बेटर देन बोथ ऑफ दीज फोन्स। तो इतना याद रखो। सो आपने जैसे कैमरा टेस्ट देख लिया, ओवरऑल अगर मैं अपना कैमरे का पार्ट जो है वो समराइज करूं तो इतना समझ लो, अगर आप लोग फोटोज वगैरह लेते हो तो मोस्टली जो फोटोज हैं वो दोनों की काफी अच्छी आती है। सैमसंग की फोटोज थोड़ी सी ज्यादा सैचुरेटेड, थोड़ा ज्यादा सोशल मीडिया रेडी रहती है। आईफोन की फोटो थोड़ी ज्यादा नेचुरल रहती है, लेकिन हल्का सा वार्म टोन रहता है, इतना याद रखना। तो फोटोज में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन वीडियोस के मामले में आई विल स्टिल चूज आईफोन्स भाई, इतना आप लोग समझ लो। ठीक है, वीडियोस के मामले में हालांकि आपके टाइम पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट जो रिलायबिलिटी का फैक्टर है भाई वीडियोस के मामले में वो आईफोन का ज्यादा बेटर है भाई। तो आई विल एनी डे चूज आईफोन इन टर्म्स ऑफ द वीडियोस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की। तो दोनों के अंदर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। नहीं, Wi-Fi 6 नहीं, Wi-Fi 7 का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब फ्यूचर प्रूफ है भाई। अगर आपके पास Wi-Fi 7 राउटर भी है तो भाई आप लोग एकदम क्रेजी वाला Wi-Fi एक्सेस से कर सकते हो। अच्छा, Wi-Fi 7 जिसको नहीं पता है, आप लोगों को लगता है भाई मैं Wi-Fi 7 क्या करूंगा, मेरे क्या काम आएगा। देखो, अगर आप प्रो लेवल के इंसान हो, आपके घर पे NAS रखा हुआ है, ठीक है, तो Wi-Fi 7 से ये बेनिफिट होता है, अगर आपके पास Wi-Fi 7 बेस्ड राउटर है तो आपका इंटरनेट भले ही स्लो है, 200 MBPS 300 MBPS ही है, लेकिन जो NAS के अंदर पूरा स्टोरेज है ना, उसको भी आप लोग फास्ट स्पीड से एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास Wi-Fi 7 है या फिर Wi-Fi 6E है, क्योंकि जो बैंडविड्थ है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है भाई। मतलब बेसिकली ऐसा समझ लो कि आप लोग केबल से डायरेक्टली वो डेटा एक्सेस करो जो NAS का डेटा है। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये चीज आपके काम की नहीं है, आप भूल जाओ। बाकी दोनों के अंदर USB Type-C जो पोर्ट है वो 10 Gbps वाला है, फास्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त चीज है ये भी। दोनों के अंदर eSIM का सपोर्ट है, दोनों के अंदर डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट है। हालांकि जो आईफोन है उसका जो सिम स्लॉट है उसमें सिंगल सिम एक्सेप्ट होता है। अगर आपको डुअल सिम चलाना है तो आपको एक eSIM एंड एक नॉर्मल सिम चलाना पड़ेगा। सैमसंग के अंदर वो चीज नहीं है, आप फिजिकल डुअल सिम कार्ड चलाना है वो आप लोग डायरेक्टली चला सकते हो, eSIM चलाना है वो भी चला सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अब बात करेंगे भाई नेटवर्क का रिसेप्शन कैसा है, नेटवर्क आता कैसा है। अब नेटवर्क, बैंड, एंटीना, Wi-Fi 6 ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बोलूंगा कि भाई नेटवर्क के मामले में ये दोनों भी फोन चाइनीज फोन के कंपैरिजन में आसपास भी नहीं है भाई। चाइनीज फोन्स विल गिव यू मच बेटर नेटवर्क एंड उनके अंदर आपको ज्यादा कवरेज मिलेगा, ज्यादा जगह पे ज्यादा दूर तक के Wi-Fi कनेक्ट करके रखते हैं वो फोन्स, और ज्यादा बेटर 5G का कवरेज देते हैं, बहुत कोने कोने तक ज्यादा बेटर नेटवर्क देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ OnePlus की, Vivo की, Oppo की, अगर आपने यूज किया होगा तो आपको एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है कंपेयर टू आईफोन एंड सैमसंग, एंड पिक्सल तो वर्स्ट है, समझ रहे हो। तो दोनों का जो नेटवर्क रिसेप्शन है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही है। तो जब मैंने आउटडोर में 5G का टेस्ट करा तो सबसे पहले फोन दोनों बहुत गर्म थे, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस पे थे। उस टाइम पे सैमसंग ने अपना 5G लूज कर दिया एंड 4G पे शिफ्ट हो गया LTE+, एंड जो स्पीड थी वो भी कम हो गई थी। लेकिन आईफोन 5G पकड़ के रखा था, दोनों में सेम सिम कार्ड मैंने डाल के रखा है जियो का, ठीक है। फिर जब फोन थोड़ा ठंडा हुआ तो इसके अंदर भी 5G आ गया, लेकिन जब 5G आया तो ज्यादा बेटर स्पीड में 5G चल रहा था सैमसंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ इंडोर में वापस से 5G की स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। सैमसंग का 5G स्पीड इज वे बेटर। दोनों के अंदर जियो का 5G सिम कार्ड है, दोनों के अंदर अनलिमिटेड वाली रिचार्ज है। नाउ लेट्स टेस्ट द वाईफाई स्पीड एज वेल। देखो टीवी 5G कनेक्टेड है सैमसंग के अंदर एंड वाईफाई 6 लिख के आ रहा है, मेरा वाईफाई 6 वाला राउटर है। तो एक एक करके इसमें करेंगे, नहीं तो फिर अगर एक साथ दोनों में करेंगे तो दोनों में जो बैंडविड्थ है बढ़ जाएगा, इसकी वजह से एक एक करके दोनों में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी मैं सैमसंग में करता हूँ। सो माई इंटरनेट इज 300 Mbps एंड यहाँ से लगभग इस दीवार के पीछे जो है इंटरनेट का वाईफाई राउटर रखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 10 फीट होगा यहाँ से, लेकिन बीच में एक दीवार है। एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा कम इसने स्पीड दिया है भाई। एंड ये जो है आईफोन के अंदर भी करके देखते हैं, एंड आईफोन में भी देखो टीबी 5G जो है वही वाला सेम वाईफाई कनेक्टेड है आईफोन के अंदर भी। लेट्स टेस्ट What? भाई इवन इन वाईफाई स्पीड टेस्ट सैमसंग इज परफॉर्मिंग स्लाइटली बेटर। भाई एप्पल को अपने नेटवर्क एंटीनास को इम्प्रूव करने की जरूरत है भाई, फॉर श्योर। मतलब वीवो के तो वैसे भी कोई कंपैरिजन में नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा बताऊं तो जो ईयरपीस का साउंड है, माइक का पिकअप वगैरह, दोनों का काफी अच्छा, उसमें कोई इशू नहीं आता है। एंड एक बढ़िया चीज ये है कि भाई दोनों के अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन सैमसंग के अंदर की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो मच बेटर है, डिस्क्रीट है, बिना सामने वाले को बताया आप लोग कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, ज्यादा बेटर, ज्यादा बेनिफिशियल मेरे को लगता है। एंड दूसरी चीज ये है कि सैमसंग के अंदर एंड आईफोन के अंदर दोनों के अंदर कॉल स्क्रीनिंग वाला फीचर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको पैम कॉल से बचना है तो कॉल स्क्रीनिंग ऑन कर लो, तो सामने वाले से पूछेगा भाई आपका AI असिस्टेंट की क्यों फोन कर रहे हो, तो अच्छा है, लेकिन वो इतना नेचुरल नहीं है दोनों भी फोन में। अब सिक्योरिटी की बात करूं तो आपको आईफोन के अंदर फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। ये जो बड़ा सा नॉच है इसके अंदर कैमरास है और पूरा इंफ्रारेड सेंसर वगैरह है, तो बहुत ही भारी 3D फेस स्कैनिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, अच्छे तरीके से काम करता है, जबरदस्त है। इसके अंदर एक चिप भी आती है, एक्स्ट्रा हार्डवेयर लेवल चिप, जिसकी वजह से भाई हैकिंग वगैरह का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है आईफोन के अंदर, तो ये चीज जबरदस्त है। सैमसंग की बात करूं तो इसके अंदर दो ऑप्शन देखने को मिलता है। एक तो पहले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जैसे आप लोग डायरेक्टली फिंगरप्रिंट लगा के खोल सकते हो, एंड फ्रंट फेसिंग कैमरे से डायरेक्टली ऑप्टिकल वाला सिस्टम है, बेसिकली फेस अनलॉक आपको देखने को मिल जाता है। तो आप लोग फ्रंट फेसिंग से फेस अनलॉक के थ्रू भी फोन को अनलॉक कर सकते हो। एंड इसके अंदर भी आपको सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी चिप देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। तो सिक्योरिटी के मामले में दोनों भी बहुत ज्यादा सिक्योर है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ मालवेयर डिटेक्शन एंड मालवेयर के अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन होती है उस मामले में। सो ओवरऑल दोनों भी काफी ज्यादा कमाल के हैं, मेरे को कोई इशू नहीं लगता। बट जनरली मार्केट में ये देखा जाता है कि भाई एंड्रॉइड के अंदर मालवेयर थोड़े से ज्यादा आते हैं और थोड़ा ज्यादा इजी होता है मालवेयर वगैरह इसके अंदर डालना, इतना याद रखो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा लोग फोन लेते टाइम इतना ध्यान नहीं देते, वो है भाई आउट ऑफ वारंटी रिपेयर कॉस्ट। एंड ये चीज पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका बहुत पैसा बचने वाला है। जैसे आपने फोन ले लिया लेकिन फोन आपसे गिर गया एंड स्क्रीन फूट गई, अगर आपके पास आईफोन है तो आप रोओगे, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आईफोन का जो स्क्रीन रिपेयर कॉस्ट है वो है 39,000 रुपीज। सैमसंग का डिस्प्ले इवन आफ्टर गिविंग दैट प्राइवेसी फीचर, उसके बावजूद भी भाई 14,760 रुपए का है भाई, क्रेजी प्राइस है, बहुत सस्ता है अगर मैं इसके कंपैरिजन में बताऊं तो। लेकिन सैमसंग का जो डिस्प्ले जब चेंज होता है तो मोस्टली फ्रेम के साथ चेंज होता है, एंड उसका प्राइस 4,500 4,600 के आसपास है। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको सब प्राइस वगैरह दिखा ही रहा हूं। अब गेस करो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, भाई इतना बड़ा फर्क है। आईफोन की बैटरी रिप्लेस करने के लिए आपको 12,000 रुपए देना पड़ता है, 11,800 टू बी प्रिसाइज। सैमसंग की बैटरी रिप्लेस करने के लिए आपको 3,000 रुपए देना पड़ता है। सोचो इतना बड़ा फर्क है, सोचो। लेकिन बैटरी में कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो। खैर अगर बैक ग्लास टूटता है, इतना छुटकू सा ग्लास है आईफोन के अंदर, लेकिन उसको चेंज कराने के लिए आपको 14,900 रुपए देना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा महंगा है। सैमसंग की बात करूं तो इसका बैक ग्लास चेंज कराने के लिए सिर्फ 3,000 रुपए लगता है, 3,100 रुपए टू बी प्रिसाइज। कितना ज्यादा फर्क है सोचो। एंड फ्रेम का तो मैंने बता ही दिया। अगर आपको आईफोन का फ्रेम चेंज कराना है तो वो अदर डैमेज में आता है, जिसका प्राइस है 90,000 रुपया। हजम ही नहीं हो रहा भाई, क्या ही बोलूं। मदरबोर्ड खराब हुआ, 90,000 रुपया अदर डैमेज आईफोन का। सैमसंग का मदरबोर्ड भी बहुत महंगा है, अगर 256 GB वाला वेरिएंट आप क्या तो 44,000 रुपीज का मदरबोर्ड सैमसंग का भी, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो वारंटी में रहेगा तो अच्छा है भाई, मदरबोर्ड वगैरह अगर खराब होता है वारंटी में तो ठीक है। वैसे इतना जल्दी मदरबोर्ड वगैरह खराब नहीं होता, बट देखो किस्मत खराब होती है तो भाई कुछ भी हो सकता है। 1 TB वाला अगर वेरिएंट आप क्या सैमसंग का, तो उसका मदरबोर्ड खराब हुआ तो 53,000 रुपीज लगेगा रिपेयर कराने में। एंड इसी के लिए दोनों फोन के साथ में इंश्योरेंस भी आपको देखने को मिलता है। कोई केयर प्लस बोलता है,
है, सैमसंग भी केयर प्लस ही शायद बोलता है उसको। तो अगर आप लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना चाहते हो तो भाई केयर प्लस लेना भी थोड़ा समझदारी वाला डिसीजन हो सकता है। जो आईफोन है उसका प्राइस लगभग 21,000 रुपए केयर प्लस का, ठीक है, 2 साल का आपको प्लान देखने को मिलता है। सैमसंग के अंदर भी जो 2 साल का प्लान है वो 15,000 रुपए का है। तो केयर प्लस का जो प्लान है उसमें ही प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब 2 साल में बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका आईफोन का डिस्प्ले टूटता है, आपके पास केयर प्लस है, तो भाई 2,000-2,500 रुपए खाली देके आप डिस्प्ले चेंज करा सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरा फोन में बहुत ज्यादा बड़ा चेंजेस करवाना है तो 9,000 रुपए देके पूरा फोन ही रिप्लेस में आता है भाई, काफी जबरदस्त चीज है। सैमसंग की बात करूं तो यहाँ पर भी 3,000 रुपए के आसपास का खर्चा है। अगर आप 3,000 कुछ रुपया दोगे तो आपका डिस्प्ले चेंज हो जाएगा, या डिस्प्ले कुछ भी होता है तो 3,000 रुपए खाली पर इंसिडेंट आपको देना पड़ता है। तो वो जो केयर प्लस वाला फीचर है काफी ज्यादा काम का है। लेकिन सैमसंग के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, अगर आपको केयर प्लस वाला फीचर नहीं लेना है तो उसके अंदर 2-3 एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है। जैसे आपको सिर्फ लिक्विड एंड एक्सीडेंटल डैमेज के लिए प्रोटेक्शन चाहिए 1 साल के लिए, सिर्फ जो आपका वारंटी है उसके साथ में 1 साल चले तो 9,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई 1 साल तो मेरी वारंटी है, मेरे को सिर्फ वारंटी के लिए एक्स्ट्रा वो चाहिए, तो आप एक्सटेंडेड वारंटी खरीद सकते हो 1 साल के लिए। वो आता है 7,500 रुपए का, 7,400 रुपए का। तो ये सारे फीचर्स जो है ना वो अच्छा है भाई, मस्त है। बैटरी वगैरह दोनों की जो है वो कवर रहती है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वारंटी की बात कर रहा हूं तो एक चीज अपने ध्यान में रखो, आईफोन अगर आप लोग कहीं से भी खरीदते हो लीगली, ऑफ कोर्स भाई ब्लैक मार्केट में खरीदोगे तो उसका पता नहीं, लेकिन लीगली आप लोग आईफोन कहीं से भी खरीदते हो पूरी दुनिया में, तो आप इसका जो वारंटी है पूरी दुनिया में ऑनर करता है एप्पल वाला। मतलब अगर आपने आईफोन इंडिया में खरीदा, आप अमेरिका गए हुए हो तो अमेरिका में भी इसकी वारंटी पूरा एप्पल जो है ऑनर करेगा, या फिर आपके पास यूएस में आपने आईफोन खरीदा, इंडिया में आ गए तो भी एप्पल जो है आपको वारंटी देगा। वो केस सैमसंग के अंदर नहीं है। सैमसंग में इंटरनेशनल वारंटी नहीं मिलती। अगर आपने इंडिया में फोन खरीदा, इंडिया में ही आपको वारंटी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ना ग्लोबल वेरिएंट लेने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जैसे दुबई वगैरह में ये फोन्स काफी सस्ते में देखने को मिल जाता है। तो बहुत लोग सोचते हैं यार ग्लोबल वेरिएंट ले सकता हूं तो मजा आ जाएगा। तो अगर आपको ग्लोबल वेरिएंट लेना है तो आप लोग आईफोन ले सकते हो, सैमसंग मत लेना। सैमसंग में आपको इंटरनेशनल वारंटी नहीं मिलेगी। एंड कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया है कि भाई रिपेयर भी सीधा बना कर देते हैं। अब ये मैंने जितना पता किया, ब्रांड तो ये क्लेम नहीं करता कि हम रिपेयर बना करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट अगर आपको पीसफुली चलाना है फोन और ग्लोबल वाला फोन चलाना है तो आप आईफोन ही ले लो। अगर आपको ग्लोबल फोन सैमसंग का लेना है तो बिल्कुल मत सोचो भाई, तो वारंटी नहीं मिलेगी, इतना समझ लो। बाकी एक और पॉइंट है जो बहुत ज्यादा लोग ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन मेरे को कवर करना है, वो है भाई रीसेल वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन। भाई देखो, कोई भी फोन आप लोगे तो 1-2 साल में बोर हो जाओगे। हालांकि ये फ्लैगशिप फोन्स है, अगर आप प्रैक्टिकल इंसान हो एंड आपको बहुत ज्यादा मोह माया से दूर रहना है तो इतने महंगे फोन अगर आप 1.5 लाख रुपए डाल रहे हो तो भाई कम से कम 4 साल चलाओ। लेकिन अगर आप 4 साल नहीं चलाते हो, 2 साल में आप बोर हो जाते हो, तो भाई 2 साल बाद जब आप फोन्स को बेचोगे तब वहां पर हिस्टोरिकली देखा गया है कि आईफोन अपनी वैल्यू ज्यादा होल्ड करते हैं। मतलब 70 से लेके 75% 1 साल बाद यूज करने के भी आईफोन बिक जाते हैं। तो 30% का डेप्रिसिएशन या 35 से 40% का डेप्रिसिएशन आपको आईफोन पे देखने को मिलता है। वेयरएज सैमसंग की बात करूं तो वहां पर लगभग 50 से 55% का डेप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली आईफोन लॉन्ग टर्म में अपनी वैल्यू ज्यादा होल्ड करता है, ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखो। हालांकि पहले सैमसंग के अंदर ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ करता था, लेकिन अब रिसेंट टाइम में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है भाई। अभी क्योंकि मैं खुद लास्ट ईयर का मेरा जो 16 Pro Max था 1 TB वेरिएंट, वो 1 साल बाद बेचा हूं तो मेरे को 1 लाख रुपए उसका मिला है, तो काफी अच्छा प्राइस में वो बिका है। तो इतना मैं बोलूंगा, अगर आप लोग हायर वेरिएंट लेते हो ना तो उसमें ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है। जो बेस वेरिएंट है उसका डेप्रिसिएशन थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू हायर वेरिएंट, ये चीज याद रखो। सेम विद द कार्स एज वेल भाई। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, दोनों फोन है, दोनों के अंदर आपको एक्स्ट्रा इंफ्रारेड सेंसर पीछे देखने को मिल जाता है, लेकिन जो आईफोन है इसके अंदर जो ये IR सेंसर देखने को मिलता है भाई, ये सेंसर बहुत काम का है। इससे आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो, 3D मैप वगैरह बना सकते हो, कोई भी चीज का 3D स्कैन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त है जो आईफोन के अंदर आपको देखने को मिलती है। और आईफोन के अंदर 1-2 चीज एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। एक एक्स्ट्रा बटन, एक्शन बटन नाम का देखने को मिलता है यहाँ पर, एंड एक कैमरा कैप्चर बटन भी देखने को मिलता है, जिसको मैं बोलूंगा क्विक लॉन्च बटन कैमरे का, क्योंकि इसका मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ भाई। कैमरे के अंदर जाके कुछ यूज नहीं होता है, मतलब कैमरे को क्विकली लॉन्च करने के लिए अच्छा बटन है। सो भाई ये था एकदम डिटेल्ड कंपेयर। अब मैं एकदम सिंपली कंक्लूजन पे आऊं तो सबसे पहले बता दूं, देखो फैन बॉयज जो हैं उनके लिए ये कंक्लूजन नहीं है। अगर आप ऑलरेडी फैन बॉय हो, अगर आप एंड्रॉइड के बहुत ज्यादा चहीते इंसान हो तो आप सैमसंग ले लो। अगर आप आईफोन के या iOS के बहुत ज्यादा चहीते इंसान हो तो आप लोग आईफोन ले लो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली चीजें देखते हो ना, तो आज के टाइम पे मेरे हिसाब से दोनों फोन काफी ज्यादा टक्कर वाले हो चुके हैं। आप लोग दोनों में से कोई भी लोगे तो आपको कोई पछतावा नहीं होने वाला। तो मैंने आपको पूरा एकदम डिटेल्ड कंपैरिजन दे दिया। लेकिन अब मी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, अगर मुझे दोनों में से कोई फोन लेना होगा, मैं आंख बंद करके आईफोन लूंगा भाई, वो ज्यादा सेंसिबल है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं होता, मैं कहीं पे जॉब कर रहा होता कॉर्पोरेट दुनिया में, या फिर मैं एक समझ लो बिजनेस कर रहा होता नॉर्मल कोई भी, ठीक है, जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा कंटेंट वगैरह क्रिएट नहीं करना पड़ता,
होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर सैमसंग ओनली। तो मैंने एकदम क्लियरली आपको वर्डिक्ट यहाँ पर दे दिया। दोनों में से विनर तो डेफिनेटली कोई भी नहीं है, बट कंफ्यूजन एकदम क्लियर है भाई। इस साल मैं डेफिनेटली बोलूंगा, जितना मैंने सोचा था कि भाई सैमसंग जीतेगा, हर साल सैमसंग जीतता ही है मोस्टली, लेकिन इस साल भाई बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर थी। मैंने आपको बता दिया भाई कौन सा फोन किसके लिए बेटर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कंफ्यूजन जो है आपकी क्लियर हुई रहेगी। अगर आपको लगा कि भाई हमारी जो इतनी मेहनत है, बहुत अच्छा आपका कंफ्यूजन वगैरह खत्म करने में अगर इस वीडियो ने हेल्प करा है, तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। एंड अगर आपको इनमें से कोई भी फोन बाय करना है तो यहाँ पर मैं टैग कर दे रहा हूँ दोनों प्रोडक्ट। दोनों में से जो भी बाय करोगे आप लोग, वो लिंक से बाय करोगे तो चैनल की काफी हेल्प हो जाती है। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वही अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।